गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं कमाल के हर फनफोला कलाकार लिलीपुट जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब लोग यही मुझसे कहते हैं कि सर आपको देख देख के बड़े हुए हैं। हमने कहा हाँ भैया तुम लोग तो बड़े हो गए। एक जमाने में मैं बहुत अच्छा गाता था। साहब आपका जमाना अभी भी कायम है। नहीं 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 वो गया। तो मैं सड़क पे जा रहा था, जाते हुए अचानक मैंने आलाप लगा दिया। वहाँ उधर से 3-4 लड़कियां आ रही थी स्कूल की। पूरा कर दे, बड़ा ऊंचा। तो पलट पलट के देख रही थी ऐसे। दूसरे दिन स्कूल में मेरा दोस्त आया, कहते तुम लड़की को देख के गाना गाते हो। तो चलो बहन भी थी मेरी, पापा बुलाए तुमको आज। डैडी आए, सुना है बड़ा गाते वाते हो तुम। गाना सुनो। 5 गाना सुना उन्होंने। उसके बाद 100 रुपया निकाल के दिया मुझे। बस 100 रुपया लेके मैं घर पहुंचा। माँ को कहा माँ कभी देखा है? गधे की आवाज निकालता था। मुझे शरद जोशी का नाटक याद आ गया। एक था गधा, अलादाद मेरा अलादाद, यही करता था। एंट्री लेता था, एग्जिट लेता था। मिर्जापुर कैसे हुआ? मिर्जापुर इज ए इंसिडेंट। अचानक ही फोन आया, मैं चला गया, गेटअप तय हो गया। अभी फिल्म आ रही है मिर्जापुर, आप भी हैं उसमें? सीजन 4 के लिए तो बात हुई थी हमारी। मोहल्ले में या स्कूल में कोई कद को लेके उल्टी सीधी बात भी कहता था? लोग पीछे लग जाते थे, लड़के पीछे लग जाते थे। अब मैं चला जा रहा हूँ पीछे, उले 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 चल रहा है और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये जो ग्रोथ नहीं हुई पैरों की, हाँ, कंडीशन को क्या कहते हैं? एकेंडोप्लेजिया। 14 वर्ष का जब था तो ऑपरेशन हुआ था। तो उससे पहले मैं इश्क में पड़ गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मेरा पैर सीधा होगा मैं आऊँगा और मैं उसको बोलूँगा आई लव यू। अब हिंदुस्तान की तस्वीर दिख रही है कि इमाम का बेटा सरस्वती पूजा में जाके कहीं भी हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं होती थी कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वो ना करो। मूर्तियाँ जो हैं वो विसर्जन के लिए जाती थी तो मस्जिद की तरफ से ही होके जाती थी। दोस्तों के मोहल्ले के इसमें मैं भी फुदकता जाता था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुरान में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है कि तुम्हारे अमाल तुम्हारी नीयत से तोले जाएंगे। फिल्मों के डायलॉग वगैरह लिखे आपने? कभी कविताएं भी लिखी, शेर गजलें कुछ? मैं शेर सुनाऊं अपने? जी प्लीज। ये तो बात हुई अभी ताज़ा है। इरशाद। मिटाएं दिल से सदियों की अदावत, चलो हम एक हो जाएं। बुरी है चीज़ ये नफरत निहायत, चलो हम एक हो जाएं। वो बाबर था कि औरंगजेब था, जो भी था जैसा था वो सारे बन के रह गए हिकायत, चलो हम एक हो जाएं। अगर लिली परेशान है तो तुम भी कौन सा खुश हो, करें भी तो करें किससे शिकायत, चलो हम एक हो जाएं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और मुंबई जाने का सिलसिला कैसे बना? अब सुनिए साहब, क्लाइमेक्स, ब्यूटीफुल क्लाइमेक्स। दादर स्टेशन। हाँ जी, समझ से बिल्कुल परे है कि खाते कब थे हम, कब नहीं खाते थे। तो मैंने तो कोकरेच पड़ी दाल खाई है। 14 दिन बिना खाने के कैसे? 14 दिन पानी पी रहा हूँ मैं, पानी पी रहा हूँ। 13वें-14वें दिन ना मेरा सर चकराना शुरू हुआ। कभी ऐसे मन में नहीं आया कि वापस गया चलते हैं? नहीं, कभी नहीं आया। पहले किसी ऐसे बड़े स्टार से पहली मुलाकात किससे? सबसे पहले तो शशि कपूर से, और धर्म जी से मेरी मुलाकात बहुत खूबसूरत थी। शाहरुख खान के टच में आपने चमत्कार लिखी उनके लिए, लेकिन शाहरुख के साथ हमारी बातचीत नहीं हुई कभी। क्या फिल्म के जो राइटर थे वो सेट पे नहीं जाते थे? नहीं। देख भाई देख कैसे हुआ? अमित जी के छोटे भाई अजीत जी, तो वो आनंद से मिलने आए। आनंद से बात हुई, एक सीरियल बनाना है। तो हमारे आनंद ने बोला कि मैं तो कॉमेडी बनाता हूँ, तो कौन लिखेगा? तो दिल्ली लिखेगा। कहता है अरे यार गुलजार लो, बड़े राइटर लो, कहाँ लिखवा रहे हो? कहता ना मुझसे बनवाना है तो लिखेगा यही। करण जौहर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आपके लिखे इंद्रधनुष में काम किया था। अभी आप उनके टच में हैं? He is not in my touch.
एंड आई एम ऑल्सो नॉट इन हिज टच। उसने अपनी बुक में मेरा जिक्र किया है कि जब वो इसमें इंद्रधनुष में काम कर रहा था, बच्चा था वो, तो उसमें थोड़ा सा वो वाला जेस्चर आता था लड़कियों वाला, तो मैंने उसको टोक दिया था। हमने कहा इस पे कंट्रोल करो, तो उसको बहुत बुरा लगा था। डू यू रिग्रेट इट? Brought to you by CR Arms and ITIL. Coming home to Seattle. जब भी ये शूट शुरू होता है तो जो लगभग आखिरी शब्द होते हैं कैमरे के पीछे वाले भाई साहब के, वो होते हैं रोल है। हमारे एक उस्ताद थे, वो मजाक में कहा करते थे, मार मार के फुटबॉल बना देंगे और ऐसे ढुलकते हुए जाओगे। कोई व्यक्ति हमें मोटा मिलता है तब उसके लिए भी हम मजाक में ये बात कह देते हैं कि तुमको धक्का देंगे तो तुम गिरोगे नहीं, लुढ़क जाओगे। हमें पता नहीं चलता है कि सामान्य जीवन में कब हमारे मजाक नुकीले हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, और वो जिसकी ओर लक्ष्य करके किए जाते हैं उन पर क्या बीतती है, ये सुनने का ना तो हमारे पास सब्र होता है और ना संवेदनशीलता। बीते दिनों हवाई जहाज़ में बैठने का मौका मिला। आम आदमी भी बैठ जाते हैं उस पर कभी कभी। वहाँ पर एक फ़िल्म चल रही थी। फिल्म का नाम था शी केम टू मी। बहुत कमाल के इसमें कलाकार थे। जीओटी में एक भाई साहब नज़र आए थे, पीटर डिंकले, वो भी थे। फिल्म एक म्यूज़िक कंपोज़र के बारे में होती है जो एक किस्म के क्रिएटिव ब्लॉक से गुज़र रहा है। उनकी बड़ी खूबसूरत पत्नी है, पत्नी का बच्चा है और एक पूरा एक ड्रामा है। एंड देन ही फॉल्स इन लव विद अ सेलर। एक महिला के प्यार में मुब्तला हो जाते हैं जो जहाज़ चलाती है पानी का, और उसके बाद उन्हें प्रेरणा मिलती है और कहानी आगे बढ़ती है। इस पूरी फिल्म में कहीं भी पीटर डिंकले का कद किसी भी तरह से, किसी भी किस्म के डायलॉग में, किसी भी किस्म के कमेंट में या व्याख्या में उसका जिक्र नहीं आया। इस फिल्म को देखकर मैं इस सोच में पड़ गया कि हिंदुस्तान में भी कई नामचीन कलाकार हैं जिन्हें बहुत कमाल के रोल दिए जा सकते हैं, लेकिन उनके जिस्मानी कद को ध्यान में रखकर ही उनको रोल ऑफर किए जाते हैं, जो कि वैसी ही क्रूरता है जैसी किसी की शारीरिक बनावट के हिसाब से अपनी भाषा में नुकीले भाले लगाने की क्रूरता। जबकि कहानी बहुत सरस है और इसीलिए बहुत सरल भी है। कहानी भगवान की है, पर ये भगवान कहीं 7 सितारों के ऊपर नहीं बैठे हैं। ये स्कूल के मास्टर हैं जिन्होंने एक रोते बच्चे को दाढ़ी लगवा दी है और उसको स्टेज पर भेज दिया गया है। भला हो आगा हश्र कश्मीरी का जिन्होंने नेकी बदी लिखा। भला हो कसाई बाड़ा का जो पृथ्वी थिएटर में खेला जा रहा है, जिसमें विलेन का रोल करने वाला अनिच्छुक सा लग रहा है क्योंकि तमाम ज़िंदगी उसने कॉमेडी के रोल किए हैं। भला हो दिवंगत शशि कपूर का जिन्होंने हमारी आज के कथा के नायक को भरपूर डांट पिलाई जुहू में समंदर के किनारे बने उस थिएटर के मक्का में, और कहा खबरदार जो तुमने ये नाटक छोड़ा तो। पर कतई भला ना हो उस दोस्त का कमबख्त जो 15 रोज़ के लिए चला गया और खाने के लिए पैसे भी नहीं दे गया। भला हो उस दोस्त का जिसने दरवाज़ा खोला तो धम्म से कथानायक उनके सामने गिरा, उसको ग्लूकोज दिया, बिस्किट दिया, पानी दिया। भला हो उन तमाम प्रोड्यूसर्स का जिसने हमारे कथानायक के भीतर छिपे कहानीकार को देखा, वरना तो इधर उधर की बातें हैं, ज़माना यूं ही बीत जाता है। देख भाई देख, ये वो सीरियल है जिसे हिंदी टीवी इंडस्ट्री का शाहकार माना जाता है। हमारे आज के कथानायक सिर्फ एक्टिंग के उस्ताद नहीं हैं, सिर्फ थिएटर के कमाल व्यक्ति नहीं हैं। इनकी जर्नी सिर्फ गया से मुंबई और मुंबई के ज़रिए पूरी दुनिया में, पूरे देश में छा जाने की जर्नी नहीं है। ये जर्नी तमाम सारे दुस्साहसों की, तमाम सारे लेखन की, तमाम संकल्पों की जर्नी है। तो अगली दफ़ा जब भी आपको लगे कि जो कुछ भी हमें मिला है वो कुछ कम है, आपके भीतर किसी भी किस्म का एहसास है कमतरी भरे, तो अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को देखिए जो तमाम चुनौतियों के पार हैं और किसी कटुता से नहीं हैं, उतने ही अट्टहास, उतनी ही मुस्कान के साथ हैं, जो किसी भी किस्म की सरसता और सरलता के लिए निहायत ज़रूरी है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान हैं कमाल के हर फनफौला कलाकार, और बहुत गर्व और सम्मान के साथ हम जिनको अपने न्यूज़ रूम तक लाने में सफल रहे हैं, ऐसे लिलीपुट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत थैंक यू। आपने तो कमाल कर दिया भाई मेरे लिए।
इतना अच्छा बोला आपने मेरे लिए, क्या बात है। आपका जीवन इतना इतना अच्छा मैं लिख शानदार नहीं है। सकता। अरे नहीं। जितना अच्छा आप बोल गए। जिस साल आपने अपनी पहली फिल्म की थी रोमांस, हम उस साल पैदा हुए थे 1983 में। अरे क्या बात है, तब तो आप देख नहीं पाए होंगे। जी, मुझे देख भाई देख तो बहुत याद है। हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे, और वो सीरियल अभी जब पलट के देखते हैं तो इतना प्रोग्रेसिव लगता है, क्योंकि वो ऐसे सीरियल नहीं थे कि आदर्श के नाम पर पुरातनपंथी बातों वाले महिला किरदार हो। बहुत ही मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, असर्टिव किरदार थे। ऐसी होनी चाहिए लड़कियां, ऐसी होनी चाहिए औरतें। जी जी, ये क्रेडिट हम अपने निर्देशक को देंगे, आनंद महेंद्रू को। हमारी और उनकी जोड़ी जो है वो शायद एज अ राइटर डायरेक्टर ऊपर से बन के आई है। जैसे शादी होती है ऊपर से जोड़ा बनता है, जैसे जोड़ियां तो साहब ऊपर वाला तय करता है, वैसे ही हमारी जोड़ी राइटर और डायरेक्टर की आनंद के साथ 81 में बनी, और उनको मैं पसंद आ गया, मेरी राइटिंग पसंद आ गई। उसके बाद हम लोग जो हैं वो एक साथ लिखते रहे, इधर उधर लिखा, फिर इसी बहाने लिखा, फिर इंद्रधनुष लिखा, फिर देख भाई देख लिखा। तो उनको मेरे अलावा और किसी के डायलॉग ही पसंद नहीं आते हैं, तो शायद वो इसीलिए पसंद करते हैं कि हम उसमें फहाशी नहीं होती, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता, और ह्यूमर और कटाक्ष में जो अंतर है वो शायद मेरी राइटिंग में है। कटाक्ष में कम करता हूँ, हंसाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ। कार्की साहब जरा उदाहरण से इस बात को समझा सकें, क्योंकि बात बड़ी गहरी और महीन है जी, कि ह्यूमर और कटाक्ष वाली। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि किसी भी मोटे आदमी को मार देंगे एक धक्का तो लुढ़कते हुए जाओगे, वो ऐसा संवाद हमारा नहीं होता था। हम अगर मोटा है भी तो सेहतमंद हो, ये कह कर के सामने वाला भी मुस्कुरा देता है और कहने वाला भी मुस्कुरा देता है। सेहतमंद दिख रहा है जो, उसको आप सेहतमंद बोल रहे हैं, तो ये ह्यूमर में आता है। इसको हम मजाक उड़ाना नहीं कहेंगे। तुम भस्टल हो, तुम बड़े तंबू दिख रहे हो, या तुम ड्रम दिख रहे हो, ये बोलना आजकल के ह्यूमर में आ गया है, जो हमारे वक्त में नहीं था। पर आपका वक्त तो अभी भी चल रहा है। नहीं, शुक्रिया। आप मुझे इतना शर्मिंदा मत कीजिए, मैं शर्माने लगता हूँ। मुझे शर्म बहुत जल्दी जल्दी आती है। तो जब पहली बार स्टेज पे गए थे तब शर्म आ रही थी? नहीं। क्या हुआ था? बड़ा गजब सिचुएशन था वो। हम जो थे वो भाई, हमारे स्कूल में सरस्वती पूजा का फंक्शन था, तो वहाँ शाम को कल्चरल प्रोग्राम हुआ ये था। गया की बात? जी गया, राजेंद्र विद्यालय। हमारे टाइम में वो राजेंद्र विद्यालय था, और हमारे हायर सेकेंडरी पहुँचते पहुँचते वो सेंट्रल स्कूल हो गया था। तो वो मैं उस वक्त 6th क्लास या 7th क्लास में था। कौन सी साल की बात है ये? अब आप जो है वो ऐसे पूछेंगे तो मेरी उम्र का पता चल जाएगा लोगों को, जो मैं छुपाना चाहता हूँ। तो ये बात होगी 1962-62 की। ओके। हाँ। तो उस वक्त मैं कुछ 6-7-8 बरस का हूँगा, नहीं 6-7 बरस का था, और 6th में था, मैं 6th क्लास में था। तो वो जा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, हम भाई हमारे रास्ते में बिछड़ गए, किधर चले गए। मैं वहाँ पहुँचा रोता हुआ, तो उन्होंने कहा है तुम्हारा भाई, चलो। भाई कहाँ बिछड़ गए? सरस्वती मेले में, सरस्वती पूजा के मेले में? जी जी। अच्छा। तो उसी का फंक्शन था, शाम को कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, गाना वाना और ड्रामा व्रामा सब हो रहा था। तो पता नहीं क्या सूझा भगवान बाबू को, चलो चलो हमारे साथ। तो लेके गए मेकअप रूम में। वहाँ वो मेकअप जो कर रहे थे उनको बोला कि यहाँ पे एक दाढ़ी लगा दो, तो लगा दिया। अब मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है उस वक्त, वैसे भी बच्चा ही था मैं, तो इतना तो समझदार नहीं था कि मुझे एक्टिंग का मौका मिल रहा है। वो लगा दिया। उसके बाद गया कि जी लग गया सर। कहते जाओ कुछ करो।
अब ये सेंटेंस जो था वो मेरे समझ में नहीं आया। हालांकि आम ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में मैं मजाक वजाक करता ही रहता था। कभी गधे की आवाज़ निकाल लेता था तो कभी मुर्गे की आवाज़ निकाल लेता था, बदमाशियाँ करता रहता था मैं। तो उन्होंने कहा, तो अचानक मुझे अपने आप में एक तब्दीली सी महसूस हुई, बॉडी लैंग्वेज मेरी चेंज हुई और मैं कुछ अकड़ता हुआ, इठलाता हुआ स्टेज पे चला गया। वहाँ जा कर के वो आगा हशर काश्मीरी के प्ले है नेकी बदी, उसमें का एक पैरा मुझे शेर याद था। वो मैं छोटा सा बच्चा उछल उछल के उस शेर को बोल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे। क्या था शेर? वो था कि जिस राह में है ठोकरें वो राह है इंसान अचल, जुर्मों गुनाह की बोझ से वरना गिरेगा मुंह के बल, तारीकियां हैं हर तरफ अंधा न बन नब्बी सबल, उठ भाग दौड़ आ इस तरफ, ताकत अभी है पाँव में, आराम और राहत जिंदगी सब है खुदा की छाँव में। क्या बात। अब ये छोटा बच्चा, जो कम उम्र का बच्चा अगर ये करता है तो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। तो लोग बहुत खुश हुए थे। फिर भगवान बाबू ने भी हमें थप्पी उप्पी मार दी कि गुड गुड गुड। उसके बाद से मैं स्कूल में हीरो बन गया। फिर मैं हर साल सरस्वती पूजा में प्ले करता रहा, फिर अपने बाहर भी दोस्तों के साथ करता रहा। तो उसी प्ले से जो है एक्टर इस्टेब्लिश हो गया मैं कि एक्टर हूँ मैं। तो लोग पसंद करने लगे। आपने कहा कि मैं गधे की आवाज़ निकालता था, मुझे शरद जोशी का नाटक याद आ गया। एक था गधा, उर्फ अलादाद खान। अलादाद खान, हाँ। ये 1979 में हमने ये प्ले किया था पृथ्वी थिएटर में। उसको खुले हुए कुछ महीने हुए थे, पृथ्वी स्टार्ट हुए। आप जुगन धोबी बने थे? हाँ जी, जुगन धोबी का रोल था। जुगन धोबी का रोल था। और उसमें उस प्ले में जुगन धोबी के पास कुछ नहीं था सिवाय एक शब्द के, अलादाद, मेरा अलादाद। यही करता था, एंट्री लेता था, एग्जिट लेता था, रोता हुआ आता था, रोता हुआ जाता था। और वो प्ले एक पैरा था छोटा सा, जो गधे का को डिस्क्राइब करता है। अभी उतना याद नहीं आएगा, जितना भी आए बता दीजिए। कि वो कौन था वो, अरे मेरा सब कुछ था। वो कहता है कि यहीं पे आके एक दिन की बात है, जो एक दिन की बात है, मियाँ अकड़ गए, खड़े हो गए, हिलने का नाम ही न ले। मैंने कहा भैया चल, भैया खड़े खड़े पैर थक जाएंगे, आगे बढ़ो ना। भाई सुनने को ही तैयार नहीं। मैंने कहा भैया क्या करें, अड़ गया है, कुछ करें। अपने आप चल पड़े, और एक बार चल पड़े तो फिर घाट पे ही जाके रुकते थे। तो उनको था, अच्छा वो गधा था, अरे गधा था लेकिन तुमसे ज़्यादा बेहतर था वो, ऐसा कुछ था। तो वो उस प्ले से मैं बहुत लोगों ने मुझे पसंद किया, और उसके को देखने के लिए इंडस्ट्री के लोग भी आने लगे। और फिर मेरा सिलसिला थिएटर पे चलता रहा। उसके बाद हमने हाय पड़ोसन किया। हम एक लड़के को वो क्रेडिट देना चाहूँगा ज़रूर, ओम कटारे को, यात्री थिएटर, यात्री के ओम कटारे को। वही एक अकेला मेरी ज़िंदगी का दोस्त है जिसने मुझे वो रोल दिए जो और कोई सोच नहीं सकता है। उसको पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था मेरे में, ऐसे ऐसे रोल दिए होते जो नॉर्मल लोग मुझे देने की सोच ना सकें। जैसे हमने कसाईवाड़ा में विलन किया, सरपंच का रोल था वो, और वो बहुत ही मतलब सामूहिक विवाह के बहाने लड़कियों को बेचता था। तो क्रूअल था वो किया हमने। फिर एक प्ले था जंगली कबूतर, जो मराठी में बहुत फेमस हुआ था। वो नीलू फुले एक एक्टर थे, बहुत बड़े एक्टर मराठी के, बहुत मशहूर और बहुत बड़े एक्टर थे। वो करते थे वो रोल विलन का, उसमें जंगली कबूतर में। वो रोल मुझसे करवाया उसने, और ईश्वर की कृपा रही कि लोगों ने पसंद किया। क्या रोल था वो? जंगली वो पिंप का रोल था। वो एक औरत है जो सोशल वर्कर जो होती हैं ना, जो हाई सोसाइटी में मिनिस्टरों के पास भेजी जाती हैं
ऐसा कुछ सोसाइटी में होता रहता था उस ज़माने में, या आज भी होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो प्ले जो था वो उसी पे बेस था कि वो प्रोस्टिट्यूट तो नहीं कही जाती थी, सोशल वर्कर कही जाती थी। उसकी बेटी, उसको जो बच्ची हुई, तो उसने इस पिंप को दे दिया कि तुम पालो इसको, और इसको जो है मेरे रास्ते पे मत चलाना। लेकिन वो उसको धोखा दे करके उसको नीचे स्तर की प्रोस्टिट्यूट बना देता है। तो ये पूरी कहानी उसकी जो थी, तो उसमें मेरी 3 एंट्री थी। तो उसको तीनों एंट्री को मैंने वेरीट किया था। एक पहला वाला जो था वो बिल्कुल चमचा वाला कैरेक्टर बना दिया था, चमचागिरी वाला, ही कर कर के पैर पकड़ना और ये करना। उसके बाद दूसरी एंट्री जो थी वो बड़ी एग्रेसिव थी, खूंखार, गाली गलौज करने वाली। और तीसरी एंट्री थी जो नशे में धुत होकर के आता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तो बहुत पसंद किया था लोगों ने। तो थिएटर में तो हमने बहुत तरह तरह के कैरेक्टर किए और पसंद भी किए गए, और फिल्में भी मुझे वहीं से फिर मिलनी शुरू हुई। सबसे पहले मुझे रामानंद सागर ने अपने फिल्म रोमांस में काम दिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उसकी एडिटिंग जो हुई हमारे सीन की, वो गड़बड़ हो गई। वैसे फिल्म भी फ्लॉप ही हो गई थी, फिल्म चली नहीं थी। तो फिल्मों में तो मैं उतना कामयाब नहीं रहा, अपने को कामयाब नहीं मानता हूँ, क्या मतलब कहीं नहीं मानता हूँ। जो कुछ हुआ है वो सीरियल से हुआ है, और नाटक से हुआ है, और राइटिंग से हुआ है। और मुंबई जाने का सिलसिला कैसे बना? हाँ, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मुंबई जाने के लिए मैंने घर में झूठ बोला। पढ़ने में मैं था 0। मैं एक्टर अपने को मानने भी लगा जब नसीर भाई का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने, वो भी पढ़ने में 0 थे। तब मैंने कहा एक्टर लोग पढ़ने में 0 होता है, इसका मतलब मैं भी एक्टर हूँ। तो स्कूल में हमें 2 सब्जेक्ट में फेल है तो प्रमोट कर दिया जाता था। ऐसे ही प्रमोशन से पास होते होते हायर सेकेंडरी में पहुँच गए, हायर सेकेंडरी से ग्रेजुएशन कर लिया, कॉलेज पहुँच गए। हायर सेकेंडरी पास किया मैंने तो परसेंटेज इतना कम था कि कोई कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले रहा था। गया कॉलेज, बड़ा कॉलेज, नो एडमिशन। अनुग्रह कॉलेज, बड़ा कॉलेज, नो एडमिशन। अब इसको कहते हैं ईश्वर की कृपा। ऊपर वाला हम पे बड़ा मेहरबान रहा है, उसने शायद हमको ऐसा बनाया तो उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने इसके साथ थोड़ा गलत कर दिया है, तो इसको ज़रा सपोर्ट करो। तो वो सपोर्ट में उन्होंने नया कॉलेज खुलवा दिया, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज। वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ 1973 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो 72 में उस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी का उतना चलन नहीं था, मैं करता था। मगर मैंने एक ये आइटम जो है वो बाद में राजू श्रीवास्तव ने किया। हमने कहा 2 जीनियस का एक तरह का सोच सकते हैं, तभी मुझे यकीन हुआ कि तब मैंने यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज कंपटीशन था, तो उसमें मैंने दिया था कि डॉक्टर इतने बढ़ रहे हैं तो डॉक्टरों का क्या होगा। तो डॉक्टर जो हैं वो फेरी वालों की तरह फेरी लगाएंगे, स्टेथोस्कोप वगैरह टोकरी में रखेंगे, कहते दाद दिनाई, दम्मा, दस्त, खांसी, जुकाम, बुखार, निम्फो, सरकोमा ऑफ इंटेस्टाइन। तो अब उसमें कोई मरीज़ होगा वो बुला लेगा, ये डॉक्टर राजा भाई। तो वो कहा क्या हुआ भाई, तो हमको तो ये हुआ था। अरे आपको तो ये हुआ है, तो इसका दवा ये है, वो है। तो एक पूरी स्क्रिप्ट थी जो अब याद नहीं है मुझे, तो वो हमने किया था, तो वो उसमें हमको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। तो दूसरे दिन हिंदी पेपर में मेरा नाम जो है वो ओरिजिनली है मिसबाहुद्दीन फारूकी। तो मिस को हिंदी पेपर ने कुमारी कर दिया, तो कुमारी बाहा फारूकी करके उसने मेरा नाम छाप दिया। वो मुझे जेंडर चेंज होने का बहुत शौक़ लगा। हमने कहा कमबख्त ने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया। और मेरे ज़माने में हमारे जैसे लोगों का तो जीना बड़ा दूभर था, बल्कि मतलब मजाक उड़ाना। कैसा था? हैं?
थोड़ा बताइए। मैं इसलिए देखिए मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ सर ये सवाल, क्योंकि ताकि इस वक्त में जो दर्शक लेंस के उस आज पार तो बहुत देख रहे चेंज हैं, है, आज नहीं तो पर फिर भी उनको जानना जरूरी है कि क्या बीतती है। बहुत क्या बीतती है, वो तो जिस पे गुजरती है वही जानता है। और वो दर्द जो है वो जिस पे को होता है वही एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इंसान। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एकेंडोप्लेजिया, ये जो ग्रोथ नहीं हुई पैरों की। हाँ हाँ हाँ। ग्रोथ पैरों की नहीं हुई, पैर पे टेढ़ा भी हो गया था मेरा 14 बरस के एज में जाके। तो फिर ये कब ऑपरेशन समझ में करवाया आया था। कि ये मेडिकल कंडीशन है? ये समझ में आ जाता है बच्चा जो है जब 7-8 बरस का होता है तो नॉर्मल बच्चा जो है उसका पैर जो है वो शरीर से थोड़ा लंबा होता है। हमारा लंबा नहीं हो रहा था पैर, पैर नहीं बढ़ रहा था, शरीर बढ़ रहा था। तो 9-10 बरस में समझ में आ गया कि तो तब किसी डॉक्टर को दिखाया गया था? नहीं, हमारे ज़माने में कोई इलाज था नहीं, हमारे ज़माने में कोई इलाज नहीं था इसका। और पैर जब टेढ़ा हो गया तो चलने में मुश्किल होती थी। और उसी वक्त जो है वो इश्क का भी बड़ा शौक़ था कि भैया सबकी महबूबा होती है, इसकी शादी हुई, उसकी महबूबा है, इसकी बीवी है, तो मेरी भी होनी चाहिए। 7-8 साल की उम्र में? अब भाई एकदम मतलब 7-8 साल की उम्र में नहीं, मतलब 14 के। मैंने कहा बड़े जल्दी डेब्यू हो गया था भाई 8 की साल में। नहीं 14 जब ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। 14 बरस का जब था तो ऑपरेशन हुआ था। तो उससे पहले मैं इश्क में पड़ गया था और अंदर से जुनून क्या था। लड़की साथ में पढ़ती थी या मोहल्ले में थी? मोहल्ले में थी। वाह सर। तो अब ज़्यादा न बुलवाना, कहीं सुन लिया देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना नाम बताए तो बता ही सकते हैं। हाँ, तो समझने वाले तो समझ ही जाएंगे ना। उनको तो वैसे ही पता है। तो बड़ा वो शौक़ था कि इसको अच्छा हम दोनों में मतलब अच्छा रेपुटेशन था, मतलब हम लोग अच्छे खेलते कूदते थे। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि उस जमाने के आशिक कैसे खेलते कूदते थे, जरा डिटेल में बताइए। भाई लूडो खेल लेते थे। अच्छा, उसको लूडो कहते हैं आप? नहीं, उसको नहीं लूडो कहते हैं, बस लूडो ही खेल लेते थे और बातें कर लिया करते थे कि क्या खाया, क्या आज मम्मी ने ये बनाया, तो आज मेरे पापा ने मुझे मार दिया, तो आज मेरे पापा ने मुझे ये ला के दिया। यही सब बातें चलती थी, लेकिन पसंद दोनों एक दूसरे को करते थे। फिर जब हमारा ये हुआ तो हमारा तो रिजेक्टेड माल हो गया। मैं सारे तरफ से पता चल गया कि यू आर नॉट सूटेबल फॉर दीज थिंग्स, नॉर्मल थिंग्स, यू आर एबनॉर्मल। तो फिर हमारे पैर सीधे होने की बात हुई। अब हॉस्पिटल जाने की तैयारी हुई, ऑपरेशन करके सीधा हो जाएगा पैर। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मेरा पैर सीधा होगा मैं आऊँगा और मैं उसको बोलूँगा आई लव यू। अंग्रेजी में बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलूँगा आई लव यू। ऑपरेशन के लिए जब एडमिट हुआ मैं, वहीं गया में ही? नहीं, दरभंगा में, दरभंगा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो मेरा जो बेड था वो उस खिड़की के पास था, जो इसको क्या बोलते हैं, अरे भाई बेड जहाँ लगा रहता है, अभी देखो वर्ड्स निकल जाते हैं। तो कॉरिडोर में मेरे फादर डॉक्टर से बात कर रहे थे। तो डॉक्टर ने वहाँ पे बोला कि पैर सीधा हो जाएगा लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी। बिलीव मी, अगर ये सीन फिल्म में होता तो बैकग्राउंड से डन 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 आता, और ये हुआ मेरे जहन में। ऐसा लगा जैसे बादल फटा, बिजली गिरी, ये क्या हो गया। उसी वक्त डिसाइड किया मैंने, अब ना कहूँगा उसको, कहीं अब तो कहने के लायक ही नहीं रहा। तो वहाँ से मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। पर इतना आसान कहाँ होता है प्यार का चैप्टर क्लोज? उस वक्त आसान था। आज जरा मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन उस वक्त आसान था। और दिखती तो तब भी होंगी नहीं, निकलते? तकलीफ तो हुई थी, बिल्कुल तकलीफ होती है, लेकिन क्या होता है, 14 साल की उम्र थी आप? 14 साल की, हाँ। क्या होता है कि कुदरत जो है ना, वो आपको के साथ जो खेलना चाहती है उसके लिए आपको इंटरनली प्रिपेयर करती रहती है। ये
नेचर का खेल है, वो आपको प्रिपेयर करती रहती है। जो होना है उसके लिए ट्यूशन आपको हो जाएगा, या कुछ आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, या आप कुछ सोचने लगेंगे उस तरह से, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो बचा लेता है। कुदरत खेलता है, हंसी आँख मिचौली करती है कुदरत, तो वो आदमी तैयार रहता है उसके लिए। कौन कौन था अस्पताल में आपके साथ? आपके पिताजी थे अस्पताल में, और भी परिवार से कोई गया था? ना, सिर्फ फादर थे। क्या करते हैं आपके पिताजी? क्या हमारे फादर गया जामा मस्जिद में इमाम थे, और उनकी सैलरी थी 50 रुपया। तो हम 3 भाई 1 बहन, हम लोगों को उन्होंने कैसे पढ़ाया। वो ज़मींदार के घर के थे, तो कुछ ज़मीनें बागात थे, तो हर साल जाया करते थे, बेच के लाते आते थे, और स्कूल का पढ़ाई वढ़ाई का, कपड़े वपड़े का सब का इंतज़ाम होता था। तो क्योंकि उनकी सैलरी तो 50 रुपये में क्या होता है, तो उस तरह से उन्होंने पाला पोसा था। एनीवे पर फारूकी साहब, मतलब ये हिंदुस्तान की तस्वीर दिख रही है कि इमाम का बेटा सरस्वती पूजा में जाके परफॉर्म करता है। मेरे फादर की ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कभी हम लोगों को, हमारे घर में, हमारे पूरे मेरे नानियाल में भी और दादियाल में तो खैर हम लोग रहे ही नहीं, कहीं भी हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं होती थी कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वो ना करो। क्योंकि देखिए, लोग समझते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो उसे समझ नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुरान में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है कि तुम्हारे आमाल तुम्हारी नीयत से तोले जाएंगे। ये एक ऐसा संदेश है। थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, ये वाक्य का अर्थ। आपका जो कर्म है वो आप किस नीयत से कर रहे हैं। आप किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं तो आप उसके बदले में उससे कुछ उम्मीद रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अगर आप किसी बगैर उम्मीद के आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो हेल्प हुई, और मतलब से अगर आप कर रहे हैं हेल्प तो वो हेल्प नहीं है। तो आपका की नीयत क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो ये ऐसा एक संदेश था जो इंसान को मिला करके रख सकता है। हर तरह के लोग एक होकर के रह सकते हैं, लेकिन ये होता दिखा नहीं। लेकिन हमारे फादर ने हमको कभी नहीं रोका। हम लोग होली मस्जिद में क्वार्टर था, हम रंगे हुए रंगों से लथपथ मस्जिद के क्वार्टर में आ जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे दोस्त लोग, हम ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स में ही मैं रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त आज भी जो हैं, मेरी बीवी भी नॉन मुस्लिम है, तो हमारा कुछ अलग सा ही रहा। तो हम लोगों के यहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग जो हैं वो रियल रिलीजियस हैं, अगर समझिए तो। रिलीजन जो है वो, कोई भी रिलीजन है वो बुराई तो सिखाता नहीं है, वो बुरा करने को कहता नहीं है। ये तो हम अपनी अना के लिए, अपनी लाल करने के लिए, हम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ये हमारे दिमागी खुराफात है जो हो रहा है। तो इससे बचने के लिए यही है कि हम अपने अपने धर्म को समझें। हम क्या धर्म कह रहा है। धर्म तो कभी कहता नहीं कि किसी मासूम को सताओ, परेशान करो, या किसी को तकलीफ़ पहुंचाओ। तो हमें यही परवरिश मिली, हमारे फादर से भी यही परवरिश मिली कि मोहल्ले में लोग कहते नहीं थे इमाम साहब का बेटा ये क्या नाच अरे गाना कर रहा है? हाँ, ये होता था। क्या होता था? हाँ, अरे ये इनके पीछे तो नमाज ही नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अच्छा, वो उन्हीं को क्वेश्चन किया जाता था? हाँ। और हम वैसे ही बदमाश। हमारे दुर्गा पूजा में वहाँ एक राय बागेश्वरी साहब थे, उनका और जामा मस्जिद के जो ओरिजिनल इमाम थे उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो दुर्गा पूजा में, दशहरा में मूर्तियाँ जो हैं
वो विसर्जन के लिए जाती थीं तो मस्जिद की तरफ से ही होके जाती थी और बाज़ाब्ता कुर्सियाँ लगती थी, लोग बैठते थे और 7-8 मोहल्ले की मूर्तियाँ जो हैं वो उधर से गाजे बाजे के साथ जाया करती थी। तो मैं भी अपना उसमें फुदकता अपने मोहल्ले, अपने दोस्तों के मोहल्ले के इसमें मैं भी फुदकता जाता था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ऐसे में हम पले बढ़े हैं तो हमारी सोच जो है वो वैसी ही है कि बेटा तो सबका बेटा होता है, सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, किसी और का बेटा भी बेटा है भाई। जो दर्द हमें होता है वही दर्द तो उसे भी होता है। जब हम ये दर्द नहीं चाहते हैं तो दूसरों को वो दर्द क्यों दें, और देने का क्या अधिकार है हमको। तो ये तो फिलोसफिकल हो गए हम, अचानक क्या हो गया हमें। ये नहीं चैप्टर बदला जाए। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दरभंगा के हॉस्पिटल से वापस घर आ गए। किस मोहल्ले में रहते थे? मोहल्ला का नाम था सराय, और वहीं पे दुखरनी मंदिर था। दुखरनी मंदिर का गेट, वहाँ से इंटर कीजिए जामा मस्जिद। तो हम वहाँ जा कर के दुखरनी मंदिर पे, एक ज़माने में मैं बहुत अच्छा गाता था, आप यकीन नहीं करेंगे साहब। आपका ज़माना अभी भी कायम है। नहीं वो गया। तो वहाँ जाके मैं दुखरनी मंदिर में माइक होता था कीर्तन का, तो मैं वहाँ जाके गाना गाता था, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो इस पे कीर्तन कैसे होता था? नहीं, मैं गाना गाता था। हाँ, वो लोग कीर्तन के लिए यूज़ करते थे ना माइक, मैं जाके गाना गा देता था और सब सुनते थे बैठ के। हाँ। तो ऐसी हरकतें मैं कर चुका हूँ बहुत। तो ये गाना तो सुना दीजिए। गाना सुनिएगा जी। ये भीड़ न छटे इसका दावा कीजिए। दावा है? अच्छा चलिए, कौन सा सुनिएगा? यही, इसी से शुरू करते हैं, यारी है ईमान मेरा। गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ए बंदे मेरे। बहुत ऊपर से उठा लिया मैंने। जी। अब इससे ऊपर न जाएगा। जी। मैं ये मांगू जिंदगी भर दौर ये चलता रहे। क्या है? यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। प्यार हो बंदों में ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान। तो बहुत यार एक किस्सा और याद आ गया। हाँ बताइए ना। स्कूल का। जी। तो राजेंद्र विद्यालय राजेंद्र विद्यालय का मेरा दोस्त था। मैं एक दिन सड़क पे जा रहा था तो इसका ख़ानदान का एक गाना था, बड़ी देर भई नंद लाला, मोरी राह तके। हाँ, तो तोरी राह उसमें तके ब्रजबाला। एक अलाप था बहुत ऊंचा, पूरा कर दे, बड़ा ऊंचा। तो मैं सड़क पे जा रहा था, जाते हुए अचानक मैंने अलाप लगा दिया। वहाँ उधर से 3-4 लड़कियां आ रही थी स्कूल की, तो पलट के देख रही थी ऐसे। हमें कुछ पता नहीं, हम तो अपने मस्त धुन में रहते थे। दूसरे दिन स्कूल में मेरा दोस्त आया, कहते तो लड़की को देख के गाना गाते हो? हमने कहा नहीं। कहते चलो कल मेरी बहन ने बहन भी थी मेरी, पापा बुलाए तुमको आज। अरे माँ की आँख, ये क्या हो गया रे बाबा? हमको नहीं यार, हम लड़की देख के नहीं गाए थे, कसम से हम तो ऐसे ही गा रहे थे। तो कुछ नहीं पापा बुलाए, आपको चलना पड़ेगा तुमको। अरे बाप रे, टिफ़िन में बोला था शाम को 4 बजे घंटी बजने के से पहले धाए हो रहा है कि जाके मार खाऊंगा और क्या खाऊंगा। हम कहें हे भगवान या अल्लाह, इसका दिमाग बदल दो, कुछ कर दो। ठीक छुट्टी हुई, हाथ पकड़ा, चल घर। गया, वहाँ गया तो माँ पहले मिली। आ बैठो। हमको ये एटमॉस्फेयर डिफरेंट लग रहा है। फिर बहन आ गई, आ गए हम आ गए।
अब कंफ्यूजन है कि इन लोग प्यार कर रहे हैं, वो आके मारेंगे, ये लग रहा है हमको। उसके बाद मिठाई आ गई, बिस्किट आ गया, उनको खा लो, खा लिया। टेडी आए, सुना है बड़ा गाते वाते हो तुम। कहीं गाओ, हम गाना सुनो। एक गाया, एक और सुनो, 2 गाया, 5 गाना सुना उन्होंने। उसके बाद 100 रुपया निकाल के दिया मुझे उस जमाने में। हमने कहा ये क्या हो गया भैया, ये तो कुछ उल्टा ही मामला हो गया। बस 100 रुपया लेके मैं घर पहुंचा। माँ को कहा, माँ कभी देखा है कभी देखा है, ये देखो गाना गा के लाया हूँ मैं। तो माँ ने कहा कि चलो अच्छा है। माँ बहुत प्यार करती थी मुझे। तो स्कूल के एक्टिंग वैक्टिंग से दिमाग में रहा कि करेंगे क्या, पढ़ने लिखने में। मोहल्ले में या स्कूल में कोई कद को लेके उल्टी सीधी बात भी कहता था? स्कूल में नहीं, लेकिन मोहल्ले से बाहर निकलता था जब भी तो लोग पीछे लग जाते थे, लड़के पीछे लग जाते थे। अब मैं चला जा रहा हूँ, पीछे उले 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 चल रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और वही एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है। तो एक इंसिडेंट था मेरा, मैं ट्यूशन पढ़ने गया था। वहाँ गली थी, गली से गुजर के टीचर के घर जाना होता था। तो वहाँ से निकला मैं, तो एक लड़का, 2 लड़का मेरे पीछे पड़ गया, हुई करता हुआ। तो मैं गुस्से में पलटा और उलझ के गिर गया। अब गिर गया मैं तो और इंसल्ट हो गई, उन लोग और हंसने लगा। तो मैंने वहाँ पे अपनी एक्टिंग का जो मेरा हुनर था वो मैंने यूज़ किया। मैंने बेहोश होने की एक्टिंग कर ली। हम कहा बेहोश हो जाता हूँ तो शायद सोच वोच बदल जाए। बेहोश हो गया मैं। तब कोई आया, हे, उन लोगों को फिर मारा। उसके हमको हमको पानी वानी डाला मेरे मुंह पे। तो मैं तो होश में था ही, अपना हाँ करके उठा, फिर वहाँ से निकला। तो ऐसा अक्सर हुआ करता था। ये ऐसा नहीं था कि 1-2 बार हो गया, या ये होता रहता था। और आपके मन पे क्या बीतती थी? एक अच्छा किस्सा याद आ गया। जी बताइए। इसी पे, ये बहुत बाद की बात है, बॉम्बे आने के बाद की बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड है। क्या हुआ, मैं शांति निकेतन गया एक फिल्म की शूटिंग के लिए। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जाता था, वहाँ मुझे ये लगता था कि अब लोग हंसेंगे, अब लोग हंसेंगे, अब लोग हंसेंगे। तो वहाँ मैं पहुँचा तो मेरे पे कोई हंस ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये तब्दीली कैसे आ गई? तो देखा मेरे से भी एक छोटा आदमी वहाँ था। उसके मौजूदगी में मैं अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल इंसान समझ रहा था। तरीके मैं भी वही हूँ, और लिटरली वही फीलिंग थी मेरी जो नॉर्मल लोग की होती है। कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती फिजिक की, किसी कमी की। तो मैं वैसा कुछ दिन वैसा मैंने फील किया था। उसकी मेहरबानी थी। इस पे भी एक जोक बनाया मैंने। एक फंक्शन में गया मैं, तो बोले अब भी बोलिए कुछ। हमने कहा भाई देखिए ऐसा है कि सब कोई समझते हैं कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है भगवान भी मजबूर है। कहते हैं अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ कि अगर दायां है तो बायां उसकी मजबूरी, अगर आगे है तो पीछे उसकी मजबूरी है, ऊपर है तो नीचे उसकी मजबूरी है, अगर अमिताभ बच्चन है तो लिलीपुट उसकी मजबूरी है। तो लिलीपुट है तो के गोस्वामी है, लिलीपुट है तो के गोस्वामी उसकी मजबूरी है। तो लोग अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हैं आप बहुत ऊंचे हैं, आप बहुत ऊंचे। हमको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो वो लोग दिल भी रख देते हैं बोल बाल के। कभी ऐसा हुआ कि छोटे में जब कोई इस तरह से पीछे तंग कर रहा हो कुछ, तो आप वापस माँ के पास आए हो, रोए हो, तकलीफ हुई हो? एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा
कि जब पैर सीधा हुआ मेरा तो पैंट पहनने का शौक़ हुआ मुझे कि मैं भी पैंट पहनूंगा। हमारे यहाँ पजामा कुर्ता ज़्यादा पहनते थे, तो पैंट पहनने का हुआ तो एक पैंट सिलवा ली मैंने, और पैंट पहन के और टी शर्ट पहन के मैं अपने मामा की दुकान पे गया। तो वहाँ एक डॉक्टर की क्लिनिक था, उसका कंपाउंडर जो था वो बैठा रहता था। किस चीज़ की दुकान थी मामा की? किताब की दुकान थी। तो उसने मुझे देखते ही एकदम सड़ा हुआ मुंह बनाया कि तुमने क्या पहन लिया है, ये बहुत भद्दे लग रहे हो, मत पहनाओ, ये सब मत पहना करो, तुम पे नहीं सूट करता है। तो वो मुझे, क्योंकि इतने शौक से मैंने पैंट सिलवाई थी, तो बड़ा झटका लग गया। हमका व्हाट इज दिस यार। तो बाजू में ही बनिए की दुकान थी, उसको जाके कहा, दोस्त जहर बेचते हो क्या? कहता नहीं। हमको मंगवा सकते हो क्या? कहता मंगवा देंगे। कहता कल हमको मंगवा के दो। कहता ठीक है। और बदमाश ने मेरे भाई से कह दिया कि मिस्सी बाबू जो हैं वो जहर मांग रहे थे हमसे। कौन से बाबू? मिस्सी बाबू। मिस्सी बाबू, हाँ, मिसबा का शॉर्ट फॉर्म। हाँ, वहाँ हमको दोस्त लोग मिस्सू कहते हैं, घर में मिस्सी कहा जाता था। तो जब मैं रात को घर पहुंचा तो देखा मेरे भाई जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और माँ के पास बैठे हुए हैं। तो बड़ा सरकास्टिकली पूछते हैं, और जहर मिल गया? और एक कम वक्त ने बता दिया क्या इनको? बोल के गधे हो तुम बिल्कुल, तुमको देखो, तुमको लंबा होना है, मैं बताता हूँ इलाज। अभी जब जाड़ा आएगा, सर्दी जब आएगी, तो रात को 12 बजे ठंडे पानी से नहा लेना, चादर भिगा देना, भिगा के आंगन में सो जाना, सुबह तक लंबे हो जाओगे। तो कह के चले गए वो। माँ ने मुझे समझाया कि बेटा देखो, एक तो ऐसे भी खुदकुशी हमारे इसमें मज़हब में मना है, गुनाह है। दूसरा ये है कि अगर आप खुदकुशी कर लेंगे तो आपके लिए जो ऊपर वाले ने प्लान बना करके रखा है वो पूरा नहीं होगा, तो आप ये जुर्म करेंगे। आपको क्या बनाना है, उसको क्या किया है, ऐसे थोड़े पैदा करता है। कुछ ना कुछ तो आपकी हिस्सेदारी होगी इस समाज में, तो ऐसे सोचना बंद कीजिए आप। तो उसके बाद फिर मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहे। पर हाइट बढ़ाने के लिए बहुत उठपटांग मशवरे तो आते ही रहे होंगे ना। जैसे एक मामा ने बोला कि ये तो बहुत ही मजाकिया दोस्त थे हमारे। क्योंकि हम लोग देखते हैं आज भी अखबारों में इश्तेहार छपते हैं ना कि फलाना क्या। आजकल बॉम्बे में ऑटो रिक्शे के, हर ऑटो रिक्शे के पीछे है कद बढ़ाइए, ना बढ़े तो पैसा वापस। अब मैं कहता हूँ अबे अब मेरा 75 साल, सुना नहीं ना तुम लोगों ने? नहीं, मतलब 25 साल में ऐसा थोड़े कुछ दवा हुआ असर करेगी। तो चल रहा है, लोग कोशिश में लगे हैं, लेकिन जो कि पेशानी पे लिखा है वो पेशानी है सर। आपको वैसे भी किसी को अपनी 75 साल की उम्र नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आप अपने उत्साह में, अपनी मेधा में, अपनी मुस्कान में कतई नहीं लग रहे हैं 75 के। थैंक यू। आप थोड़ी देर पहले गाना गा रहे थे, यारी है ईमान मेरा, मुझे अशोक नारायण जी याद आ गए। हाँ, वही तो ले गए थे मुझे, वही तो ले गए थे। मेरा एक दोस्त था सुबोध, उसको बहुत शौक था कि मेरा मिस्सू जो है वो महमूद के सामने खड़ा होकर के एक्टिंग करे और महमूद को पीछे छोड़ दे, पानी पिला दे। पानी पिला दे। उसको बड़ा शौक था। मेरा था कि भाई पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पढ़ा लिखा जाहिल हूँ मैं, तो करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा। तो और इज़्ज़त भी नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई पूछ नहीं है। अब इज़्ज़त भी कमानी है, हमको भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, हमारा भी नॉर्मल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके लिए क्या करें? तो यही एक एक्टिंग लाइन सूझी हमको। लोगों ने कहा कि एक्टिंग अच्छी करते हो तो अब एक्टिंग के लिए बॉम्बे आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज हमारे घर में तो पैसा था ही नहीं, एक पैसा नहीं, तो हम हिम्मत भी नहीं कर पाते थे।
तो अशोक नारायण एक दिन मुझे मिल गए आए हुए थे छुट्टी में। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं आप। हमने कहा क्यों, क्या किया मैंने? कहता है आप इतने अच्छे फनकार हैं, आप बॉम्बे आइए और आपको मैं अर्जुन हिंगुरानी को असिस्ट कर रहा हूँ। वो 2 फिल्म बना रहे हैं, कातिलों का कातिल और एक फिल्म और खेल खिलाड़ी का। खेल खिलाड़ी का। हाँ, अरे सब मालूम करके रखा है। अच्छा जी, हमारी रिसर्च टीम बहुत अच्छी है। ओह हाँ, सही बात है। तो आप आइए, आपको एक सीन भी मिल जाएगा दोनों फिल्म में, तो आप छा जाएंगे। अब बेचैनी हो गई कि हाँ भाई इतना अच्छा मौका मिला है, लेकिन पैसा तो है नहीं, जाएंगे कैसे? न जाने का है, न वहाँ रहने का है, न खाने का है, कुछ है नहीं। सुबोध को पता चल गया। सुबोध को मैंने कहा कि देख ऐसा ऑफ़र है। उसने तुरंत जेब से 150 रुपया निकाल के मुझे दिया, जा टिकट कटा। और बिलीव मी, न उसके जहन में न मेरे जहन में ये आया कि मैं वहाँ चला जाऊँगा तो वहाँ रहूँगा कहाँ, खाऊँगा कैसे, क्या पहनूँगा, ये जहन में आया ही नहीं। बस मैं उठा, गया रेलवे स्टेशन, वहाँ जाके लिलीपुट नाम से टिकट रिजर्व करवाई। लिलीपुट क्यों? आपने पढ़ी थी जोनाथन स्विफ्ट की मैंने किताब? खुद। हाँ नहीं, आपने वो जो जोनाथन स्विफ्ट का नॉवेल है ग्लिवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट, वहीं से लिया मैंने। हाँ, तो वो पढ़ा हुआ था आपने? जी 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 जी, अच्छा, वहाँ से पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने लिखने का फ़ायदा उठा लिया, और ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं उठा पाया हूँ, लेकिन हाँ इतना उठा लिया, तो वहाँ से ले लिया मैंने। तब तक आपकी गालिब कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी? हाँ हाँ, ग्रेजुएट हो चुका था मैं, बेकार घूम रहा था। क्या पूरे दिन घूमते रहते थे गया में, नाटक करते थे? बस नाटक वाटक करते रहते थे, दोस्तों के यहाँ पड़े रहते थे। इमाम साहब कुछ नहीं कहते थे? कोई कुछ नहीं कह सकता था, कोई कुछ नहीं कहता था। भाई क्या करते थे आपके? भाई लोगों की बड़ी कोशिश थी कि पढ़े लिखे का कुछ करे, लेकिन वो भाई क्या करते थे काम? हमारे बड़े भाई जो थे वो हमेशा फर्स्ट आते थे। हमारे दूसरे भाई जो थे उनसे छोटे, वो हमेशा सेकंड आते थे। तो लोगों को उम्मीद थी कि मैं थर्ड आया करूँगा। मैं थर्ड क्लास भी नहीं आया। थर्ड क्लास हो गया मैं। तो जब आपने घर पे अपने माता पिता को बताया? माता पिता को नहीं बताया मैंने, पिताजी की का देहांत हो गया। तो फिर मैंने घर बोला कि हमको जो है अर्जुन हिंगुरानी। तो देहांत के बाद फिर वो मस्जिद वाला क्वार्टर छोड़ना पड़ता है? छोड़ना पड़ा। मैं तब तक निकल चुका था वहाँ से। मेरे पीछे में जो हुआ मैंने कहा कि मुझे अर्जुन हिंगुरानी के यहाँ से ऑफ़र आया है, तो मैं जा रहा हूँ। तो लोगों ने रोका भी नहीं, और ये भी नहीं कोशिश की कि जाओगे तो खाओगे क्या, रहोगे कहाँ, कैसे, कुछ नहीं। मैं उठा और मैं मुंबई पहुंच गया। अब सुनिए साहब, क्लाइमैक्स, ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स। दादर स्टेशन? हाँ जी। 1975 31 दिसंबर 12:30 बजे दिन में दादर स्टेशन पे मैंने पैर रखा, और अशोक नारायण हमें रिसीव करने आए। और उनका सबसे पहला सवाल था, मेरा लेटर तुमको नहीं मिला? हमने कहा नहीं। क्यों? कहते यार मैंने मना किया था आने को। हम कहा कहते मेरी तो नौकरी ही चली गई है, कुछ नहीं कर सकता, अब क्या। लेकिन आप देखिए कि जो लिखा होता है, जो होना होता है वो होता है। मैं बिना पैसे के वहाँ रह गया, और कैसे, मतलब हम एकदम समझ नहीं पाते हैं, समझ से बिल्कुल परे है कि खाते कब थे हम, कब नहीं खाते थे। एक कपड़ा था, वो जाते थे म्यूनिसिपल बाथरूम में, वहाँ उसको धोते थे और नहा करके उसी गीले कपड़े को पहन लेते थे। चलते चलते सूख जाता था, उसी में खुजली भी हो जाती थी। फिर हॉस्पिटल से जा कर के खुजली की दवा भी लगवा लेते थे फ्री में। तो इस तरह से कभी हमको अंधेरा नहीं दिखा। फिर हमने मजदूरी की, कारपेंटरी की, वो होर्डिंग वोर्डिंग लगाने वाला। कारपेंट्री आती थी आपको? नहीं आती नहीं थी, बस काटना होता था तो काट देते थे। कितना पैसा मिल जाता था? पैसा नहीं मिलता था, खाना मिलता था।
तो वो जो थे वो उनका पहला जो प्ले था मेरा बॉम्बे में, जिस्म और दिल। जिस्म और दिल। जिस्म। हाँ, जिस्म और दिल था, क्योंकि उसका हीरो जो था वही प्रोड्यूसर था और वो जिस्म बोलता था और उसको बोलने भी नहीं आता था और उसको शौक था कि वो हीरो बने। और उसके प्ले में जब मैंने काम किया तो मैंने उसको बोला कि मुझे जॉब चाहिए, कि तो मेरे साथ रहो। तो वो अपने लिए अशोक नहीं मिलवाया था उनसे? अशोक ने मिलवाया था उनसे? नहीं। मुलाकात कैसे हुई? तो ये इत्तेफाकन मैं वो एक शेर है कि कोठे पे रहने वाले सीढ़ी पे आ गए हैं, सिगरेट पीने वाले बीड़ी पे आ गए हैं। तो मैं पहले सिगरेट पीता था, बीड़ी खरीदने गया हुआ था, तो वहाँ एक आदमी खड़ा था, उसने मुझे देखा, बोला नाटक में काम करोगे? हमने कहा अरे यार क्या पूछ रहे हो, भूखे से पूछ रहे हो, खाना खाएगा? तो हाँ करूँगा। तो अच्छा फलां एड्रेस पे आ जाओ। तो मैं दूसरे दिन वहाँ पहुँच गया। आप रहते कहाँ थे अशोक के साथ? मैं खार में रहता था, खार ईस्ट में, रेलवे क्वार्टर में। उस वक्त अशोक मुझे सहारा दिए हुए थे, उन्होंने बहुत दिनों तक मुझे सहारा दिया। उसके बाद हम पहुंच गए तो उसने कहा कि यार कैरेक्टर जहन में है लेकिन सीन नहीं है लिखा हुआ, तुम लिख लोगे क्या? हमने कहा लिख ले। अच्छा, इश्क का जुनून, रिजेक्टेड माल, वो सारी चीज़ें साइक में घूम रही हैं कि बिया भी हो, लवर भी हो, ये भी हो, वो भी हो, सब चलता रहता है दिमाग में। तो हमने कहा यार रियल ज़िंदगी में तो नहीं मिलेगी, नाटक में बीवी का रोल लिखता हूँ, देखते हैं कोई लड़की तैयार होती है कि नहीं करने को। तो ये मेरा टेस्ट चल रहा था लाइफ का। एक बेचारी लड़की थी, वो तैयार हो गई, तो हमने वो प्ले किया। प्ले बहुत ही ख़राब था, तो मेरा सीन आता था तो लोग एंजॉय करते थे, वो जिस्म बोलने जब आ जाता था तो लोग उड़ जाते थे। तो असद भोपाली आए थे देखने जी। असद भोपाली जो थे वो इंटरवल में आए, कहाँ है वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो लड़का किधर है? तो सबने कहा उधर है। तो बुलाओ उसको। हम कहे जी, कहते रहे मियाँ जाओ कुछ करो यार, नहीं तो ईंटा पत्थर पड़ने लगेगा। तो मेरे को तो बहुत ही वाहियात लोग कुछ कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, मुझे फिर कुछ कर दिया, ख़त्म हुआ नाटक। तो वहाँ से उसको हमने कहा कि हमको काम चाहिए, तो उसने अपने यहाँ काम पे रख लिया और 1500 की सैलरी बोला, लेकिन दिया एक भी नहीं। किसने? वो जो जिस्म वाला था? जिस्म वाला। हाँ। और उसके लिए हमने एक नाटक और एक फिल्म भी लिखी। तो हमारी आदत थी फिल्म सुनाने की, तो दोस्तों को सुना देते थे। उसमें से कुछ लोग तैयार हो गए, कुछ दोस्त तैयार हो गए कि अरे बड़ी अच्छी है, मैं तेरी बिकवा देता हूँ। तो नंगा भूखा आदमी को पैसा आ जाएगा और क्या चाहिए, तो बिकवा दो। उनको बुरा लग गया, तो उन्होंने भरी बरसात में मुझे निकाल दिया। रात को 14 दिन बाद आए थे, निकाल दिया कि आप गद्दार हैं, आपने गद्दारी किया है, आप मेरे लिए लिख रहे हैं और बेच रहे हैं दूसरी जगह। हमने कहा अरे यार तुम पैसा दे नहीं रहे हो, उधर से पैसा मिल जाएगा तो तुम्हारा क्या, निकलो। तो निकाल दिया उसने। और उसी के यहाँ 14 दिन नहीं खाया तो कुछ मैंने, 14 दिन बाहर थे भाई साहब, कुछ नहीं खाता। मैंने तो कोकरेच पड़ी दाल खाई है, भूखा था ना। तो रात को लौट के आया घर पे, तो चावल दाल सुबह को बना के गया था, रात को आया तो दाल में कोकरेच पड़ा था। अब भूख इतनी थी, हमने कहा क्या करूं। हमको दया तरीके निकाला, फेंका, लाया, खा, कुछ ना हुआ। मुझे लगा था रिएक्शन हो जाएगा, कुछ ना हुआ। और मस्त खा के ठीक रहे। 14 दिन बिना खाने के कैसे? कुदरत, लिटरली कुदरत। 14 दिन पानी पी रहा हूँ मैं, पानी पी रहा हूँ। 13वें 14वें दिन ना मेरा सर चकराना शुरू हुआ। फिर मुझे लगा कि अब गड़बड़ है। फिर मैं बाजू से 2 रुपया ले करके फिर टिकट कटा के अपने दोस्त के घर गया, तो उसने खिलाया पिलाया। उसके बाद इतने दिन के बाद फिर इन्होंने निकाल दिया। फिर उसने अपनी जान पहचान के लोगों के यहाँ कुछ थिएटर वेटर लोगों ने देखा था, तो उन लोगों ने थिएटर के बहाने खाने को मिल जाता था। थिएटर के बहाने जो है कभी नाश्ता कर लिया, तो कभी दोपहर का खाना खा लिया, तो कभी रात का खा लिया। एक टाइम तो खा ही लेता था। तो वैसे करके कभी ऐसे मन में नहीं आया कि वापस गया चलते हैं? वापस गया चलते हैं? नहीं,
कभी नहीं आया। और बिलीव मी, मुझे कभी अंधेरा दिखता ही नहीं था, कभी डर नहीं लगा कि यार कल क्या होगा। अब होता है, अब जब सब कुछ है तब होता है कि यार कल क्या होगा, पहले नहीं होता था। फिर ये यात्री से उसके उसी दौरान जुड़े? हाँ, यात्री में हमने जो एक प्ले किया था दावत में हमारी वाइफ का रोल किया था जिस लड़की ने, वो एक प्ले कर रही थी प्रोड्यूस, तो उसने मुझे बुलाया, तो बोला कि इसमें रोल है तुम करो। तो हमने उसको कहा कि अरे यार मैं रिहर्सल पे आऊँगा कैसे, मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो उसने मुझे 25,000 दिया, नहीं 25 रुपया दिया भाई, 25 रुपया दिया कि ला पास बनवा लो और इसी से बस से आना जाना। तो उसमें ओम कटारे से दोस्ती हो गई और वो प्ले जो है वो बंद हो गया, हुआ नहीं। तो ओम कटारे ने और हमने मिलके एक था गधा किया, तो वहाँ से सिलसिला जो है वो फिर। एक था गधा देखने के लिए गुलजार साहब भी आए थे? गुलजार भाई आए थे, हाँ गुलजार भाई आए थे, दिनेश ठाकुर आए थे और काफ़ी लोग आए थे। फिर मेरा प्ले देखने मोस्टली लोग, हर प्ले देखने लोग आ जाया करते थे। संजीव कुमार ने भी देखा था मेरा प्ले, शाबाश बांछाराम, जब मैंने किया था। तो शाबाश बांछाराम क्या था इसका कथानक? वो एक बंगाली प्ले था जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके किया गया था। उसमें बांछाराम जो था वो 99 ईयर्स ओल्ड वेरी सिक बुढ़ा था, बाग का बांछाराम का बगीचा। तो वो मैंने किया था, 99 ईयर ओल्ड बुढ़ा, बिल्कुल बीमार, मरने की हालत में हूँ, और वो जो है ज़मींदार चाहता है कि मैं मरूं और वो हथियाए, और वो कुछ करता है कि ही मरे, और मैं जो हूँ धीरे धीरे अच्छा होता जाता हूँ और इतना टनटना जाता हूँ, वो मर जाता है बेचारा और मैं अपने नाती पोते के साथ रहने लगता हूँ। तो इट वॉज वेरी, मेरा बहुत पसंदीदा कैरेक्टर था ये नाटक में, जो बहुत अच्छा हो गया था। अब शायद मैं न कर पाऊँ वैसा, तो बहुत अच्छा किया था मैंने। जब पहली पहल ये जिन लोगों को फिल्मी मैगजीन में देखा था या पर्दे पे बड़े देखा था, वो नाटक में दर्शक दीर्घा में दिखते थे तो बड़ा अच्छा लगता होगा? नहीं, हमको दिखते नहीं थे ना वो लोग, अंधेरे में थे तब? हाँ, बाद में मिलते थे आके? बाद में कभी गए स्ट्रगल करने ऑफिस में, तो हाँ अरे पहली बार कैसे किसी सितारे से कब मिले आप? किससे? पहले किसी ऐसे बड़े स्टार से पहली मुलाकात किससे सबसे रही? पहले तो शशि कपूर से। शशि कपूर? शशि कपूर से, वहीं पृथ्वी थिएटर में? पृथ्वी पे वो शशि जी आते रहते थे? वो आते रहते थे, तो उनसे पहली मुलाकात हुई थी। और धर्म जी से मेरी मुलाकात बहुत खूबसूरत थी। उनको, जितने स्टार लोगों को देखा है मैंने, एक चीज़ कि उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। मैं हुकूमत के सेट पे पहली बार मिला उनसे, तो उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, तो हमने कहा बस यही अनिल शर्मा वाली हुकूमत? हाँ, तो मैंने कहा बस यही वजह है हाथ उनका बहुत भारी है ना, तो ऐसे रखा उन्होंने, तो मैंने कहा बस यही वजह है इतना हंसे, और आज तक जब भी मिलते हैं तो यही वजह है तो बहुत प्यार दिया उन्होंने। मोस्टली सब अच्छे से मिले, किसी ने कभी ये नहीं रिजेक्ट करने की। आपने कहा सब अच्छे से मिले, हमें पता चला आप अपनी फिल्म बनाना चाहते थे, तो एक आदमी ने बहुत बदतमीजी से कहा कि अब बौने भी डायरेक्टर बनेंगे। अमिताभ बच्चन के साथ? नहीं, आप किसी प्रोड्यूसर किसी स्टूडियो में गए अपनी स्क्रिप्ट लेके, तो उन्होंने बहुत ही अपमानजनक भाषा में बात की, बात के दौर में जब आप अपनी फिल्म बनाना चाहते थे। हाँ, मैं एक फिल्म मैंने 2 सब्जेक्ट लिखा हुआ है। एक ड्वार्फ के ट्रॉमा पे लिखा है मैंने, तो वो जो है वो मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म बन जाए तो इसको ऑस्कर ज़रूर मिलेगा, ये मेरी अंदर की फीलिंग है। लेकिन कोई बनाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब जब तक हॉलीवुड वाले का ऐसा ना कुछ बना देंगे तब तक यहाँ वाले हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग जब कुछ बनाते हैं तब यहाँ बनता है कुछ, ऐसा है। तो भगा दिया
एक अभी आपने नहीं पिछले चलेगा, 5-10 नहीं साल में चलेगा। किसी को पिच की है वो कहानी? नहीं, अभी नहीं किया। क्योंकि अब कहा जाता है स्टूडियोज आ गए हैं, थोड़ा जमाना बदल गया है, नई कहानियों की तलाश है। हाँ, तलाश है तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर को सुनाई थी मैंने, तो वो उसको अच्छी लगी। उसने बोला कि अभी ये ज़रा ख़त्म हो जाए तो फिर कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव ये रिस्पॉन्स है। इंटरेस्टिंग। लिखने का सिलसिला आपने पहले बताया कि आनंद महेंद्रू जी से मुलाकात हुई और एक शानदार आनंद जोड़ी महेंद्रू, बनी। क्या हुआ कि उसकी एक फिल्म थी, कॉरपोरेट फिल्म थी, LIC के लिए या किसके लिए थी, तो उस फिल्म में हमको उसने रोल दिया था। उसमें दोस्ती हो गई करते करते। फिर उसका पैसा बाकी था कुछ हमारा, तो वो लेने हम चले जाया करते थे। तो एक दिन पहुँचे हम, तो वो दो दोस्त थे, दोनों आनंद और वो दोस्त बड़ा उदास से बैठे थे। मैंने क्या हो गया भैया, हम पैसा मांगने आ गए इसलिए तो उदास नहीं हो गए हो? तो कहता नहीं, बात यह है कि दूरदर्शन से एक आइडिया जो है वो पास हो गया है, लेकिन हमारे पास राइटर नहीं है। हम कह रहे यार शरद जी इतना बड़े राइटर तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे लिखो। शरद जोशी जी। हाँ, तो वो हैं कमलेश्वर जी हैं इतने का। नहीं, उन लोगों का मिजाज का नहीं है, तो हमारे मिजाज का राइटर चाहिए। तुमने कहा ये तू भी तो लिखता है ना। मैं उस वक्त शरारत लिख रहा था आत्मा जी के लिए। शरारत क्या था? आत्माराम गुरुदत्त के छोटे भाई थे, तो वो एक फिल्म बना रहे थे शरारत, तो वो फिल्म में लिख रहा था, डायलॉग में लिख रहा था। तो कहते तू तो लिखता है। हमने कहा हाँ लिखता तो हूँ। तो लिख, अच्छा दो आइडिया दो। तो उसने आइडिया सुनाया, थ्रीज कंपनी वाला। हमने कहा पेपर पेन दो। पेपर पेन लिया, बेडरूम में गया, आधे घंटे में एपिसोड लेकर के बाहर आया। कहिए लो सुनाओ, ले सुनाया तो फंस गया मैं। उसके बाद तो किसी से लिखवाता ही नहीं है, सारे मुझसे ही लिखवाता है। ये कौन सा प्रोजेक्ट था? इधर उधर? इधर उधर। इसमें दोनों बहनें थी? हाँ, रत्ना और सुप्रिया। रवि बासवानी। आप भी तो थे? मैं भी था। वहीं से तो स्टार हुआ मैं। थिएटर में अलग था स्टार, यहाँ और ऑडियंस में जो है। फिर इस नाटक के आने के बाद ऐसा होता था कि आप जा रहे हैं कहीं तो लोग रोकते थे आपको? रिस्पेक्ट मिल जाती थी। किसी ऑफिस में जाते थे या तो रिस्पेक्ट मिल जाती थी। गुड एक्टर। सुभाष घई ने कई बार बोला कि बेटर एक्टर देन मी। फिल्म नहीं बना सके वो मेरा बैड लक है, लेकिन उस आदमी ने सोचा तो था मेरे लिए कि मैं मेन विलन। कौन सी फिल्म थी? शेर बहादुर? वो शेर बहादुर बना रहे थे, हीरो उनकी हिट हुई थी, उसके बाद वो शेर बहादुर बना रहे थे। क्या प्लॉट था उसका? प्लॉट तो मुझे पूरा नहीं था कि अमिताभ बच्चन हीरो थे और मेन विलन लिलीपुट थे। अच्छा, अमिताभ हीरो, आप विलन, मेन विलन? मेन विलन। हाँ, लेकिन वो भी नहीं बनी। उसके बाद फिर एक फिल्म हमने अमित जी के साथ की, आलीशान। उसके हमने 10-12 दिन शूटिंग की। अमित जी ने कितने अच्छा रिस्पांस दिया था मुझे। हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ना था मुझे, हाथ पकड़ के चढ़ाया। कहाँ चढ़ना था? वो सेट पे जब हम पहली बार उनके सामने गए। वो आपकी पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात थी मेरी। तो बहुत अच्छा उन्होंने दिया, रिस्पेक्ट दिया। और जब 10 दिन हम लोगों ने शूटिंग भी की, फिर वो भी बंद हो गई। फिर एक फिल्म की बात हुई, वो भी पैरेलल रोल था, वो भी नहीं बनी। तो मैंने बोल दिया अमित जी को, नो डोंट ट्राई टू एक्ट विथ मी। पर बंटी बबली में तो थे आप लोग साथ में? बंटी बबली में था मैं। बंटी बबली में शाद जो था ना, शाद ने ज़बरदस्ती ले लिया। ने कहा कि यार पप्पू का रोल था आपका? हाँ, उसमें बैंड मास्टर। हाँ, पप्पू नाम होता है उसके नाम का शायद।
तो शाद को ने कहा कि आपको करना है। हमने कहा यार मुझे मत लो, मेरे साथ अमित जी की मेरे साथ कुंडली मिलती नहीं है, फिल्म ना बनेगी तुम्हारी। तो कहता नहीं मैं ये सब नहीं मानता हूँ, अब बनेगी। हम कहा देखो यार ऐसा ऐसा था, मैंने ऐसा बोल दिया है कि नाउ डोंट ट्राई टू एक्ट विथ मी। तो खूब हंसा। तो सेट पे बोला अमित जी को कि अमित जी इनसे सुनिए, आपके लिए कुछ कहा इन्होंने। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। हमने ऐसा ऐसा है। खूब हंसे, बोल के हाँ अच्छा है अच्छा है। तो ऐसे ही चलता रहा, जिंदगी चलती रही। देख भाई देख कैसे हुआ? देख भाई देख अमित जी, ये जया जी, अमित जी के छोटे भाई अजीत जी, अजिताभ। अजिताभ, हाँ अजिताभ जी आए आनंद से मिलने। तो उनको क्या शॉर्ट में अजीत बोलते थे, जैसे इनको अमित बोलते थे अमिताभ को? हाँ, अजिताभ को अजीत बोलते थे शायद। अच्छा। तो वो आनंद से मिलने आए, आनंद से बात हुई कि एक सीरियल बनाना है। तो हमारे आनंद ने बोला कि मैं तो कॉमेडी बनाता हूँ। तो बोलो जो बनाना है तुम बनाओ, लेकिन तुम बनाओ। तो ठीक है कॉमेडी बनाते हैं। तो कौन लिखेगा? तो दिल्ली लिखेगा। तो कहता है अरे यार गुलजार गुलजार लो, थोड़े बड़े राइटर लो। तो कहाँ लिखवा रहे हो? कहता ना मुझसे बनवाना है तो लिखेगा यही। फिर फर्स्ट एपिसोड बना, लोगों ने देखा, बोले ठीक सॉरी यार ठीक है। बढ़िया। तो ऐसे ही जब टाइम अच्छा रहता है दिमाग बहुत अच्छा चलता है। जब दिमाग चलना बंद हो जाता बड़ा है वो तो समझ लो। क्लासिक सीरियल है वो तो। हाँ देख भाई देख। क्या दिमाग क्या क्या सोचता था मैं। लोग प्लॉट लेके आते थे और स्क्रीन प्ले बना के देते थे, मैं सब चेंज कर देता था। मेरा सब अपना हो जाता था। उन लोग को खाली हिंट ले लिया, पॉइंट ले लिया, बस बाकी सब मैं अपना लिखता था। तो उस वक्त अच्छा चलता था दिमाग। उसके बाद ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया मतलब? राइटर ब्लॉक होता है ना, राइटर्स ब्लॉक होता है। एक वक्त आता है जब आप बहुत ज़्यादा, हम लगातार लिख रहे थे ना, मतलब 64 एपिसोड लिखे हैं हमने। तो कितना हफ्ते में एक बार नहीं, हफ्ते में 2 बार आता था आगे पीछे करके। तो कितना हफ्ता हो, कितना महीना हुआ। तो एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी। और कॉमेडी लिखना तो बहुत मुश्किल होता है। कॉमेडी लिखना आसान काम नहीं है। ट्रेजिडी एक्टिंग में भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, राइटिंग में भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डुआब से जुड़ी एक ट्रेजेडी लिखनी है। कमल हसन की एक फिल्म आई थी अप्पू राजा, हाँ है ना? हिंदी में अप्पू राजा के नाम से वो आई थी। हाँ। आपने सागर में उनके साथ काम किया है। वो रोल उन्हें नहीं दिलवाया था। अच्छा। हाँ, हमारी एक फिल्म बनी थी हाय पड़ोसन, जो हमारा एक प्ले था, उसको फिल्म में अडॉप्ट किया गया था। तो मैंने ही लिखा था। तो उसमें हमने स्वीपर जो लड़की थी और लिफ्टमैन, उन दोनों का रोमांस दिखाया था। तो उसको ले जाता है लिफ्ट बीच में, जैसे एक दूजे के लिए में बीच में लिफ्ट बंद कर देता है ना, तो वैसे ही ये भी बंद कर देता है कि तू रहती अग्निहोत्री, मैं कमला हसन। कॉमेडी सीन था। तो वो दिखाने के लिए कमल जी शूट कर रहे थे फिल्म सिटी में ही, हम फिल्म सिटी में ही डबिंग कर रहे थे। तो केवल शर्मा हमारे एक दोस्त हैं, वो उनको ले आए कि आप ये सीन देखिए आ करके। तो वो आए देखने। तो मैं अपना उछल कूद कर रहा था वहीं। तो उसी फास्ट फॉरवर्ड में उन्होंने पकड़ लिया। आफ्टर 3 और 6 मंथ्स वो उनका मैसेज आया पृथ्वी पे कि मिलना चाह रहा हूँ, लिलीपुट को भेजा जाए। तो एक दिन मैं पहुँच गया। तो उन्होंने कहा कि एक रोल है, तो अब जाके रमेश जी से मिल लीजिए। तो ठीक है। तो गए, रमेश जी से मिले। तो रमेश जी ने कहा आपने पहले क्या किया है दिखाइए। तो फिर हमने कुछ दिखाया उनको, फिर ओके हो गया। फिर हम लोग शूटिंग करने लगे। तो कमल जी हमारे साथ बहुत बैठते थे, बहुत बातें करते थे और खूब बतियाते थे।
ऐसे वैसे मेरी साइकोलॉजी, मेरा क्या इसके बारे में क्या सोचना है, इसके बारे में क्या सोचना है, सब उनका चलता रहा। फ़ोटो भी खींचते रहते थे। उसके बाद फिर मैंने अपने इश्क की कहानी उनको सुना दी थी। ये वाला या उसके बाद फिर कोई और हुआ था? नहीं, वो वाला, बचपन वाला। हाँ, वो वाला सुना दिया था। फिर तो मुंबई जाके दोबारा भी हुआ होगा इश्क? अरे 2-3 क्या, बहुत सा हुआ था। क्या था भाई साहब, ऐसा था कि हमको तो बैठ गया था दिमाग में कि रिजेक्टेड माल, तो हम ये ट्राई मारते रहते थे कि ये होता है कि नहीं, अच्छा ये भी गया, अच्छा अब ये देखते ये होता है कि नहीं, अच्छा ये भी गया। तो ऐसे ट्राई करते 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 एक दिन सक्सेसफुल हो गए। कैसे हुआ जरा बताइए हम लोगों को बस भी। आ गई, अब हो गया। क्या नाम है? उनका नाम सुलेखा। सुलेखा। तो कैसे मिले आप सुलेखा जी से? सुलेखा जी ने हमारा इधर उधर देखा था, बस अरे नाटक का नाम है यार। इधर उधर देखा था, मतलब हंसा का है तुम लोग, अच्छा नहीं कॉमेडी सीरियल के लिए तो हंसेंगे ही, शाबाश। तो वो एज अ फैन आई थी। उसके बाद क्या सेट पे मिलने? हाँ, नहीं, मेरे एक दोस्त जिस सोसाइटी में रहते थे, मैं मिलने गया था, तो इनकी कोई रिलेटिव भी वहाँ थी जो वहाँ आई हुई थी, तो उनकी नज़र पड़ी मेरे ऊपर, तो भागी भागी आई, मुझसे मिली, तो हमने कहा आइए अब। तो फिर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीछे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए, तो ऋतु आया फल हो गया, फिर शादी वादी हो गई। फिर इतने जल्दी फटाक से निपटा दी ये कहानी। नहीं तो इसको ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम अलग हैं। अच्छा। हाँ, भूली हुई यादें हमें इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना हो, बस ठीक है उतना। उसके बाद फिर जो है अभी हाल में जो है हमारे साथ, वो भी आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छी, और ईश्वर की कृपा देखिए कि जो रिजेक्टेड माल था उसकी को इतना प्यार मिल रहा है ज़िंदगी में, कि ईश्वर ने जो है ना, वो सचमुच मैंने जो पकड़ा है वो सही पकड़ा है, कि उनको पश्चाताप ज़रूर हुआ कि मैंने बेचारे को लिलीपुट को ऐसा कर दिया है, तो इसके लिए जितनी चीज़ें ये चाहता है इसको दी जाए। आपको अफसोस हुआ कभी, आप पश्चाताप का जिक्र कर रहे हैं, कि आपने कब लिखी शहादत की कहानी? शहादत की कहानी मैंने और लिखी कब फना आई और दोनों की स्टोरी में सामने भी रहा? नहीं, शहादत तो मैंने 1988 में सोची थी, और पहली बार सोचा था मैंने 1 लाइन, वो मैंने शरद जी को सुनाया था, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा इसको लिख। तो एक खुजली हो गई थी डायरेक्टर बनने की, तो हमने पूरी फिल्म लिखी। रशिया गया हुआ था मैं शिकारी के लिए, तो वहाँ 15-20 दिन की मुझे 15-20 दिन का गैप शिकारी वो मिला। गोविंदा वाली फिल्म? नहीं, एक शिकारी बनी थी, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, वर्षा उसगांवकर। और सब में आपको फनी रोल मिलते थे, कॉमिक या? हाँ, उसमें फनी ही थे, फनी विलेन थे, मैं और गुलशन ग्रोवर थे, पेयर था। तो वहाँ 15 दिन का ही मुझे गैप मिला, तो उस बीच में मैंने पूरा स्क्रीन प्ले लिख डाला। फिर स्क्रीन प्ले लिखने के बाद घर आया, घर आकर के फिर मैंने डायलॉग लिख के सब फिर आत्मा जी को सुनाया। आत्मा जी ने कहा कि इसको NFDC में डालो, तो पूरी कॉपी भी बनाई, बीवी का जेवर बेचा, कॉपी इतनी सारी बनाई, NFDC में जमा किया। वहाँ से 15 दिन के बाद ऐसे ही पुलंदा वापस आ गया, रिजेक्टेड, हमने छोड़ दिया। फिर हमने एक दोस्त मिला, वो कहता हम बनाएंगे, तो उसको हीरो बनने का शौक़ था, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। तो नसीर भाई को हमने सिर्फ टाइटल सुनाया था कि ऐसे फिल्म शुरू होती है, तो बोले कि मैं करूँगा ये फिल्म, और हमने मुहूर्त भी की। उसके बाद वो कौन थे ये दोस्त जिनको हीरो बनना था? जाने दीजिए, ना ले नाम। तो बन पाए वो हीरो कि नहीं? ना नहीं। तो मुहूर्त किया हमने, फिर वो गलत लोग थे जो, तो ईश्वर ने बचा दिया हमको। उसके बाद पड़े रह गए। फिर हम चले गए, बैंकॉक गए थे हम शूटिंग के लिए, इसके सनी देओल की फिल्म थी उसके लिए।
तो वहाँ हमने प्रोड्यूसर को सुनाया तो वो तैयार हो गया बनाने को, बहुत अच्छा है। तो वापस आए, वापस आके हमने उसको रीराइट किया, ट्रिम किया, ये किया वो किया, फाइनल हो गई स्क्रिप्ट हमारी। और हम जो है नेक्स्ट मंथ में मुहूर्त करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं फिल्म। एक दिन आता है फ़ोन प्रोड्यूसर का, सर आपने फना देखी? हमने कहा नहीं, नहीं देखी। तो जाके देखिए। तो हम देखने गए। हमने कहा तेरी तो ये तो अच्छा, मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं सब सुनाता रहता हूँ सबको, मेरी हर चीज़ सुनाता रहता हूँ मैं सबको, और सुनाता आ रहा था 88 से। अब किसी तरह से वहाँ पहुँच गया तो पहुँच गया, कुछ कर नहीं सकते। आपने कहा कि मुझे निर्देशक बनने का जुनून सवार था, तो वो फिर कहीं आगे मकाम मिला? जुनून तो अभी भी है, लेकिन जब पेशानी पे लिखा होगा तो वो होगा। मेरा तो बिलीव ही सिवाय किस्मत के और किसी चीज़ में है नहीं। एक हम लोगों ने फिल्म देखी जोकर, वॉकिंग फीनिक्स की वो फिल्म, और एक वो के नाम से सीरियल आया था 90s, लेट 90s में, 98 में, जिस वो आप उसका केंद्रीय किरदार होता है। हाँ, वो बेस्ड थी इट पे बेस्ड थी। कि वो वापस आता है और जोकर बन के, भूत होता है, जोकर होता है। हाँ। क्या था प्लॉट? वो था ऐसा कि एक ड्वार्फ था जो एक लड़की से प्यार करता था बहुत ज़्यादा, और लड़की भी उसको अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन ये गलतफहमी में था। एक दिन एक्सप्रेस कर देता है वो, तो वो हंस देती है, उसको ये करती है, रिजेक्ट कर देती है। और इसी दरमियान में उसको बच्चे जो हैं उसका मजाक भी उड़ाते हैं, तो वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद उसकी आत्मा जो है वो आकर के बदला लेना शुरू करती है सबसे, ऐसा कुछ था। और कैसा रिसेप्शन रहा था इस सीरियल का? बहुत अच्छा था। इसका मज़ेदार किस्सा तो ये है कि मेरी बेटी टीवी में मुझे देख के डर रही है और मेरी गोद में बैठ के देख रही है। क्या नाम है आपकी बेटी का? ईशा। ईशा। क्या करती हैं वो? ईशा अभी एक मैनेजमेंट कंपनी चला रही हैं। नाइस। और छोटी बेटी हैं गिरीशा। तो गिरीशा जो है वो मॉडलिंग कर रही हैं, अपने छोटे लेवल पे करती हैं। तो वहाँ पे एक विलेन के रोल करना, फनी विलेन या ऐसे भूतिया विलेन, और फिर विजय के साथ बीस्ट करना, कितना फ़र्क रहा? क्योंकि तब की इंडस्ट्री, तब के कैमरे, तब के तौर तरीके, और अब बहुत ज़्यादा जो हमने सुना था साउथ के बारे में, यहाँ हमने देखा कि बहुत मेहनत करते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं। और ये फिल्म जो है थोड़ा सा शेड्यूल से ज़्यादा लेकर के बनी, और मेहनत बहुत, डायरेक्टर की मेहनत, यूनिट की मेहनत, एक्टर की मेहनत, बहुत ही लेबोरियस लोग हैं, बहुत लेबोरियस लोग हैं। काम के प्रति बहुत ही सिंसियर, बहुत सिंसियर। आप कह रहे हैं कि मेरे पास कहानी है, प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे हैं। करण जौहर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आपके लिखे इंद्रधनुष में काम किया था। अभी आप उनके टच में हैं? नहीं, ही इज़ नॉट इन माई टच एंड आई एम ऑल्सो नॉट इन हिज टच। आपने उसकी किताब नहीं पढ़ी। उसने अपनी बुक में मेरा जिक्र किया है कि जब वो इसमें इंद्रधनुष में काम कर रहा था, बच्चा था वो, तो उसमें थोड़ा सा वो वाला जेस्चर आता था लड़कियों वाला, तो मैंने उसको टोक दिया था। हमने कहा इस पे कंट्रोल करो, तो उसको बहुत बुरा लगा था। उसने अपनी किताब में जिक्र किया है कि लिलीपुट ने मुझे टोका था। तो मैंने उसको एक बार मैसेज करने की कोशिश भी की, 2-3 बार, रिस्पॉन्स नहीं दिया उसने। डू यू रिग्रेट इट? नहीं, क्यों? उसकी अपनी दुनिया है, हर आदमी अपनी दुनिया में खुश रहे। आपने टोका, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपने अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश रहे, अच्छा कर रहा है, अच्छा बिग नेम है, वो तो इंडस्ट्री का
पिलर है अपना। शाहरुख खान के टच में आपने चमत्कार लिखी उनके लिए। लेकिन शाहरुख के साथ हमारी बातचीत नहीं हुई कभी। क्या फिल्म के जो राइटर थे वो सेट पे नहीं जाते थे? नहीं नहीं, राजीव मेहरा राइटर को नहीं बुलाते थे सेट पे। अच्छा, कभी कोई सीन चेंज करना हो, इम्प्रोवाइज हो? नहीं, फाइनल जो लिखा है एज इट इज वैसे ही। फाइनल, जितना जो कुछ करना है शूट से पहले कर लो। तो जितना ट्रिम व्रिम करना है, जो रिकरेक्शन करना है, रिकरेक्ट करना है, वो सब करके तब शूटिंग शुरू हुई थी। मिर्ज़ापुर कैसे हुआ? मिर्ज़ापुर इज ए इंसिडेंट। आई नेवर थॉट कि ऐसा होगा कभी। उस समय आप एक्टिव थे, काम कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ, हम तो कर रहे थे। अचानक ही फ़ोन आया, मैं चला गया, गेटअप तय हो गया। दद्दा त्यागी। हाँ, उसके बाद सेट पे वो चला गया। शूटिंग के दिन सीन डिस्क्राइब किया, कर दिया। ना कोई प्लानिंग कि मैं ये पोस्चर रखूँगा और ये जेस्चर रखूँगा और ये मैनरिज्म रखूँगा और ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रेट ये सीन है, ये इंट्रोडक्शन है, गए कर दिया, हो गया। अभी फिल्म आ रही है मिर्ज़ापुर, हाँ सुना है हमने भी। आप भी हैं उसमें? पता नहीं, अभी तक तो नहीं पता है। होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि कैरेक्टर है। तो अब वो नई कहानी अगर बना रहे होंगे तो अलग बात है। अदरवाइज सीज़न 4 के लिए तो बात हुई थी हमारी। सीज़न 4 के लिए बात हुई थी। तो अभी ऐसा होता है कहीं आप पब्लिक में जाते हैं तो लोग आपके पुराने काम से आइडेंटिफाई करते हैं या दद्दा त्यागी के? दद्दा त्यागी से। सब लोग यही मुझसे कहते हैं कि सर आपको देख देख के बड़े हुए हैं। हमने कहा हाँ भैया, तुम लोग तो बड़े हो गए हो। तो सब बहुत लोग मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, तो अच्छा लगता है। मेहनत रंग लाई। जी बिल्कुल। जी, ऑडियंस क्वेश्चंस। नमस्कार सर, मेरा नाम अमृतपाल है। और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर दद्दा त्यागी का जब आपको मिर्ज़ापुर में रोल मिला था, सुनने में आया कि आपने पहले मना कर दिया था, कि आपने कहा था कि ये नसीरुद्दीन शाह को देना चाहिए रोल। क्या ये सच है? अगर ये बात सच है तो? नहीं। और सर एक क्वेश्चन ये है सर मेरा। अरे सुन तो लो पूरा रिस्पॉन्स। जी। नहीं, इसके लिए तो मैंने कभी मना ही नहीं किया था। मैंने वो के रोल के लिए मना किया था। उसके लिए मैंने कहा था कि बड़ा डिफ़िकल्ट रोल है, मुझसे नहीं होगा। तो वो दोनों डायरेक्टर जो थे वो पीले पड़े थे, नहीं लिली भाई करेंगे तो आप ही करेंगे। हमने कहा नहीं भैया, हमसे नहीं होगा। बड़ा क्यों आप ऐसा झिझक क्यों रहे थे उस रोल में? हैं? वो के रोल के लिए झिझक क्यों रहे थे? ना नहीं, क्यों आप मना कर रहे थे? मुझे अपने पर ये नहीं था कि मैं इतना डिफ़िकल्ट रोल कर पाऊँगा, तो मैंने मना किया था कि मैं नहीं करूँगा। फिर 2 दिन बाद आ गए, लिली भाई। हम कहा अरे यार नहीं होगा मुझसे, तुम लोग। फिर चले गए। फिर 3 दिन बाद आ गए, लिली भाई करोगे तो आप ही करोगे। हमको अच्छा भैया रुक जा, मुझे थोड़ा सोचने दे। फिर 1 हफ्ता सोचा मैंने, फिर आया है लिली भाई। हमको अच्छा चल करते हैं। ऐसे ही आप कसाई बाड़ा के लिए भी मना कर रहे थे? हाँ, कसाई बाड़ा के लिए क्यों? भी मना किया। अरे मेरा इमेज, मैं एंट्री लेता था और तालियां बजती थी, लाफ्टर आता था। अब मैं एक सीरियस रोल में एंट्री लूँगा और कहीं ताली बज गई और हंस दिया लोगों ने, तो मेरे तो रोल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये डर था मुझे, तो मैं मना करता था कि नहीं ओम कटारे, नहीं तू ही करेगा, नहीं तू ही कर, नहीं तू ही कर। तो किया मैंने। और एंट्री से पहले जो पल्पिटेशन था, मेरा हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। फिर ऊपर वाले का नाम लिया, एंट्री ली, कोई ना हंसा। हमने कहा आई ये क्या हो गया? तो इनकरेज हो गया, मैं इनकरेज कर दिया लोगों ने, ना हंस करके तो कर लिया हमने। जी। फारूकी सर, मेरा नाम प्रशांत है। मेरा सवाल ये है कि जिस इंडस्ट्री में जहाँ पे क्या कहते हैं लुक्स को या एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है आजकल, तो मतलब अच्छी फिजिक
एप्स दिख रहे हैं एक्टर्स के, ये सब, वहाँ पे आपको ब्रेक, एक पहला ब्रेक जब मिला, वो कितना डिफ़िकल्ट था, या वो स्ट्रगल आपका, वो स्ट्रगल वाला फेज़ कैसा था, वो कैसे पहला ब्रेक मिला? मेरा पहला ब्रेक जो मुझे मिला, हीरो का तो मिला नहीं ना बेटा, कॉमेडियन का मिला। और मेरा स्ट्रक्चर देख करके तो लोग ऐसे ही हंस देते थे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इसलिए मुझे वो रोल कॉमेडी का मिला, कॉमेडियन ही बना मैं। पहला ब्रेक जो मुझे मिला वो एज ए कॉमेडियन ही मिला ना। हेलो सर, आई एम हर्ष। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जब दद्दा त्यागी का जो रोल किया था, आपने जो रोल किया था दद्दा त्यागी का मिर्ज़ापुर में, उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज आई थी उस कैरेक्टर को निभाने में? मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो आपने कोई मेथड अपनाया था या आपका खुद का कोई ऑन मेथड है? नहीं, मेथड सिर्फ इतना ही अपनाया था कि अपने आप को मैं विलेन, अपने आप को मैंने दद्दा त्यागी समझना शुरू कर दिया था। जी, तो आपकी जो बॉन्ड था विजय वर्मा के साथ वो कैसा था? विजय वर्मा के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहा मिर्ज़ापुर में? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत मेहनती लड़का है जी, अपने साथ ईमानदार है और कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट भी करता है बहुत। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम आदित्य आकाश है, मैं सिवान बिहार से हूँ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी कैरेक्टर में जाने के लिए आपकी अप्रोच क्या रहती है? और जो मतलब जैसे मैं भी अभी एक्टिंग सीख रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं कोई भी कैरेक्टर में जाने के लिए? ऑब्जर्वेशन, जितना हो सके आँखें और कान खुले रखो, दिमाग खुला रखो, ऑब्जर्व करते रहो। कोई भी ऐसा कैरेक्टर दिख जाएगा तुमको जो तुमको अट्रैक्ट कर जाएगा, उसको यहाँ बिठा लो, जब कभी मौका मिलेगा अपना यूज़ कर लो। नमस्ते सर, मेरा नाम मनीषा है। इंटरव्यू के बीच में आपने कई बार बोला, आप थोड़ा जोर से बोलिएगा जी, तो हमको सुनाई पड़ेगा। नमस्ते सर, मेरा नाम मनीषा है। इंटरव्यू के बीच में आपने कई बार ऐसा बोला कि उस ज़माने में, मेरे ज़माने में वैसा हुआ करता था। तो उस ज़माने से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं? कोई एक पॉजिटिव चेंज जो आप बताना चाहते हैं और कोई एक नेगेटिव चेंज? उस ज़माने में बच्चे ऐसे सवाल नहीं करते थे, इस ज़माने में जो कर रहे हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव चेंज, ये तो पॉजिटिव चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत चेंजेस बहुत आए हैं। आजकल के बच्चे, उनको ऐसा नहीं है कि कोई अगर उनसे कमतर है तो उसको अपने से नीचा समझते हैं, या ऐसा नहीं है। आजकल के थॉट बहुत अच्छे हो गए हैं लोगों के, ज़्यादा ह्यूमन हो गए हैं लोग, ऐसा लगता है मुझे। बच्चे तो खैर बहुत ही, मतलब जीते रहो, खुश रहो, तुम लोग खूब नाम करो, काम करो, है ना। कली मुंडी हिलाने से नहीं होता है, करना पड़ता है। ये कुछ ऑडियंस के सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे पूछे गए। अच्छा, आभ्या का सवाल है, वेब सीरीज में गालियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे मिर्ज़ापुर में बहुत गालियां होती हैं। गालियों को लेकर मैं ये सोचता हूँ कि जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं जो लोग, वो पहले समाज से जो गालियाँ बंद करें, ख़त्म करें, तो फिर उंगली उठाएं। अभिक का सवाल है, इतने बरसों से आप एक्टिव हैं एक्टिंग में, किस को एक्टर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया कि बहुत आप मुरीद हो गए कि बहुत कमाल का है? ऐसा कुछ नहीं होता है, मज़ा इंसान अपने आप का लेता है। अपने आप को एंजॉय करे तो उसको मज़ा आता है, अपने आप को ही एंजॉय नहीं करेगा तो क्या खाक मज़ा आएगा? किसी के साथ क्या मज़ा आएगा? हम जब अपने अलर्ट रहेंगे, हम जब अपने कैरेक्टर को एंजॉय करेंगे, तभी तो हम एंजॉय करेंगे। सामने वाला अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। साहिल का सवाल है कि बचपन में विक्रम बेताल से बहुत डर लगता था, आपको किस चीज़ का डर लगता है? मुझे ऐसे सवाल से डर लगता है। मुझे किसी से डर नहीं लगता जी। ये आखिरी एक गुंजन का सवाल है कि इतनी इवेंटफुल लाइफ, कभी आपने ऑटोबायोग्राफी लिखने की नहीं सोची? हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है। मैं लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, और मेरे ख्याल से लेज़ी हूँ। कुछ 15-20 पन्ने लिखे हैं, उसके बाद से रुके हुआ है। और एक बच्ची है जिसका फ़ोन मुझे चौंका दिया, जिसका फ़ोन ने उसका फ़ोन आया कि मैं आप पे बुक लिखना चाह रही हूँ।
तो मैं बेहोश हो गया, मुहावरे में बेहोश हो गया मैं कि मेरे ऊपर क्या बुक लिखेगी तू भैया, मैंने किया क्या है जो तू मुझे पे बुक लिखेगी। कहते नहीं आपने बहुत कुछ किया, मैं आप पे बुक लिखूंगी। हमको पहले मुझे लिख लेने दे फिर लिखना तो वो अभी तक इंतज़ार कर रही है बच्ची। तो अब लिख लूँगा मैं तो फिर उसको दे दूँगा कि लोग जो फिल्मों के डायलॉग वगैरह लिखे आपने, कभी कविताएं भी लिखी, शेर गज़लें कुछ? मैं शेर सुनाऊँ अपने? जी प्लीज़। ये तो बात हुई अभी ताज़ा है जी, इरशाद। मिटाएं दिल से सदियों की अदावत, चलो हम एक हो जाएं। बुरी है चीज़ ये नफ़रत निहायत, चलो हम एक हो जाएं। वो क्या दिन थे जब हम दो जिस्म और एक जान होते थे। वो क्या दिन थे जब हम दो जिस्म और एक जान होते थे। किसी ने खेल दी हम में सियासत, चलो हम एक हो जाएं। मोहब्बत की ज़मीं पे बीज बोया किसने नफ़रत का, न हो फिर से अमानत में ख़यानत, चलो हम एक हो जाएं। तुम्हारा हक़ बज़ाहिर है, हमारा हक़ भी है बेशक, अमा छोड़ो विजय लानत मलामत, चलो हम एक हो जाएं। वो बाबर था कि औरंगज़ेब था, जो भी था जैसा था वो सारे बन के रह गए हिकायत, चलो हम एक हो जाएं। ख़ता जुम्मन की गर थी तो सज़ा कल्लन को किस बाबत, थी बेइंसाफ़ वो किसकी अदालत, चलो हम एक हो जाएं। नहीं सुननी है उनकी बात जो नफ़रत सिखाते हैं, करें मिलजुल के हम उनसे बगावत, चलो हम एक हो जाएं। अगर लिली परेशान है तो तुम भी कौन सा खुश हो, करें भी तो करें किससे शिकायत, चलो हम एक हो जाएं। क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और सुनाऊं? जी सुनो, शायर अपनी लाल कैसे करता है। खौफ खाने लगी है मौत जिंदगानी से, खौफ खाने लगी है मौत जिंदगानी से, निराश हो चुकी हर शय इंसानी जानी से। सबक वफा का सिखाता है बुलबुला हमको, बने जो पानी से मिल जाए फिर वो पानी से। लुटेगी इस्मत गुल जब जब बहार आएगी, खुदा बचाए मुझे ऐसी बागबानी से। न रोकना कभी बढ़ते कदम को तुम लीली, तुम ही ने सीखा है कुछ मौज की रवानी से। क्या बात है, वाह साहब, थैंक यू सो मच। आज के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इतना ही। कितने ही सीख, कितने ही सबक और कितने ही मुस्कानों से लबरेज है ये एपिसोड। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। आपको अच्छे स्वास्थ्य, खूब सारे क्रिएटिव काम और इस खुश दिली के लिए खूब शुभकामनाएं। खूब बहुत 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 यही इसी की आवश्यकता है, मुझे शुभकामनाओं की ही आवश्यकता है। मैं दुआओं में बहुत बिलीव करता हूँ। आप जितना हो सके दुआएं लूटिए, आपका काम बनता जाएगा। समझ गए? तो दो दुआ। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।